अभी जस्ट मैं डेमो क्लास ही ले रहा था 11 सॉरी मॉड्यूल 10 का। उसके बाद मेरे को 11 का करना था, 11 मतलब आप लोग का करना था, तो अभी इसको स्टार्ट करने करा मैं थोड़ा सा लेट। डिस्कस करेंगे साथ साथ में B2 की भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, सेम सेम है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा तो अलग है सिलेबस। ठीक, जो चेंजेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे को फॉलो करना है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप स्टिक रहो। और जो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी प्लान होगी कि हम को या B1 मॉडल को या फिर B2 के मॉडल को, वो पूरी स्ट्रेटजी मैंने अपने एक PDF होगा, शायद आप लोग देखो, एक आता है जैसे मॉडल प्रिपरेशन ऐसे करके मैंने एक PDF बनाई है, बहुत पहले की बनाई थी। उस PDF में आपको सारा मिल जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे लिखा भी है। बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं, बट डेमो में वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। बट ये होता है कि जो भी प्रेजेंट चेंजेस आ रहे हैं उनको भी मैं उसमें गाइड कर लेता हूँ कि क्या चेंजेस अभी आए हैं रिसेंटली, DCCA का क्या फोकस रहा है, उसी के बेस पे उस PDF को भी मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, इसलिए उसमें रिवीजन भी मैं डाल के रखता हूँ कि ये अभी इस टाइम पे मैंने इसको रिवाइज किया है, तो वो PDF भी मैं शेयर करूंगा, तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी डेमो की भले ही आपको चीज़ें डेमो की आपको ध्यान में रहे या ना रहे, बट उस PDF से आपको ध्यान में रहेगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सबको? हेलो? यस सर। यस सर, हो रहा है। सो हम ओके, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे 11.1 इज द थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट 11.1 में भी और सारे सब मॉडल्स हैं, ठीक है, तो सब मॉडल के भी सब मॉडल्स हैं। तो 11.11 जो फर्स्ट इज द एरोप्लेन एरोडायनेमिक एंड फ्लाइट कंट्रोल, बहुत ही बेसिक होता है, तो हमें सिलेबस है ये पूरा B1 एंड B2 के लिए सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम सेम स्टडी करना है। लेवल के हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेवल 1 या 2, 2 या 3 का ही रहेगा, मतलब मोस्टली 3 का ही रहता है। ठीक है, तो 2 या तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो रोल एंड कंट्रोल एलरॉन में तो जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं उनको समझना है। फ्लाइट कंट्रोल्स क्या है, पिच कंट्रोल्स क्या है, यॉ कंट्रोल्स, रडर, लिमिटर्स, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, हमें समझ लेना है। एलिवेंस क्या है, एलिवेटर्स क्या है, रडर वेटर्स क्या है, तो इन्होंने थोड़े बहुत कंबाइन कर दिया। जैसे हमने को बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स पढ़ा था, एलरॉन हो गया, एलिवेटर हो गया, रडर हो गया, ठीक है, इस तरह के हो गए, ये 3 बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स हो गए। इनको इन्होंने कुछ थोड़े से कंबाइन भी कर दिया, एलिवेंस कर दिया, ठीक है, तो इसमें एलिवेटर और एलरॉन को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे रडर और एलिवेटर को कंबाइन कर दिया, तो वो रडर वेटर हो गया। तो इस तरह से इन्होंने कुछ अलग से फ्लाइट कंट्रोल इन्होंने बना लिए। बट इस लार्ज एयरक्राफ्ट में इनका कोई प्रॉफिट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट में ही कर पाते हैं ये सब। उसके बाद हाई लिफ्ट डिवाइसेस, स्लॉट, स्लैट, फ्लैप, फ्लैपटॉन्स, ठीक है, ये सब आप एरोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत बेसिक बेसिक्स हैं। स्पीड ब्रेक्स ये सब हमें देख लेना है। विंग फेंसेस क्या होती हैं, जैसे स्टॉल से बचाना है, हमारा स्वर्ल ना हो, टर्बुलेंस ज्यादा ना क्रिएट हो, तो ये सब हम लगा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो गई। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या हो गया, ठीक है, फिर बाउंड्री लेयर प्रिंसिपल्स क्या हो गए, जो भी पढ़ा है वो है, उन्हीं को सेव के लिए इन्होंने यहाँ पे बता दिया। ट्रिम टैब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारा बैलेंस इन स्प्रिंग टैब क्या होता है, ठीक है, इस तरह के जो भी टैब्स हैं उनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी टैब्स हैं, बैलेंस टैब हो गया, एंटी बैलेंस हो गया, स्प्रिंग बैलेंस टैब हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, इनका क्या लॉजिक है, क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो पूरा एक चार्ट बना के रखा है यासा में, वही चार्ट बस आपको अच्छे से समझ लेना होता है। थियरी में भी सेम वही चीजें मेंशन की हैं, तो जस्ट वहां से पढ़ना है और हमें लिखना है। अब ये वाला जो एरिया है ना, जितना B1 के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना इंपॉर्टेंट B2 के लिए भी, मतलब सेम सेम लेवल है। तो आपके लिए भी सेम ही पढ़ना है, जितना डेप्थ देना है उतना ही इनपुट हमें B2 को भी देना है, तो सेम सेम इसका है, पढ़ना है, तो फॉलो नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, तो केवल यहाँ पे आप जाओगे। नेक्स्ट फ्लाइट दोनों के लिए सेम है, B1 के लिए भी सेम है, B2 के लिए भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्रिटिकल मैक नंबर्स एंड हाई स्पीड फ्लाइट्स, कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट, शॉक वेव फॉर्मेशन, तो ये सब आपने एरोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा 8 में।
तो सेम चीजें हैं जो मॉड्यूल 8 के यासा में दिया है ना, वही सेम चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, तो कुछ भी नया नहीं, सेम चीजें करना है। किसी का माइक ओपन है तो बंद करना प्लीज। चलेगा। ठीक है, एंड 11 पॉइंट इज द एयरफ्रेम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि जो जनरल होता है ना वो केवल B2 को पढ़ना है, उसके बाद मतलब B1 एंड B2 दोनों को पढ़ना है, बट इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर्स है वो B2 के लिए नहीं है। ठीक है, एरोप्लेन। तो जनरल जो कंसेप्ट है वो B1 एंड B2 सबको सेम पढ़ना है, B2 के भी यासा में भी है, B1 के भी यासा में है, तो सेम सेम हमें पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एयरवर्दीनेस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हमें समझ लेना है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब समझ रहे हैं, जैसे रिब्स हो गया, विंग स्पार्स हो गए, ठीक है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये सब थोड़ा हमें समझ के रखना है। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कौन से जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, जिनका टर्शियरी हो गया, ठीक है। फेल्स, ये भी समझ रखना है। फेल्सेफ वाला थोड़ा आपको समझा देता हूँ, सुना होगा लोगों ने। फेल्सेफ में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है ना उसी के सेम हम एक और करते हैं, जैसे कि हमने रिब लगाया, रिब, ठीक है, अगर ये हमारा हम सोच रहे हैं कि अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर ये रिब फेल हो जाएगा तो विंग में प्रॉब्लम आएगी, तो हमने उसके ठीक है, अगर हमारा ये जो लोड आएगा वो आपकी तरफ से पे आ जाएगा, तो ये जो हमारा हाँ हो जाएगा ना, वो फेल सेफ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक फेल हो गया तो हम अल्टरनेट, हमारे पास मेंबर है उस पर हम क्या करेंगे, लोड कैरी कर लेंगे, हमारे पास कोई ना कोई एक अल्टरनेट मेंबर लगा के रखेंगे। सेफ लाइफ जो डैमेज को विद स्टैंड कर सकता है, मतलब उसका डैमेज लगाता है। डैमेज टॉलरेंस का मीनिंग ये होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई भी बीमारी हो गई, जैसे किसी को 3rd स्टेज का कैंसर है, किसी को 4th स्टेज का कैंसर है, तो 3rd स्टेज पे पता नहीं कितने टाइम होता है, डॉक्टर्स बता देते हैं। 4th स्टेज का रहता है तो बोलते हैं 6 मंथ, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि 6 महीने बाद ये नहीं बच पाएंगे। तो ये जो 6 महीने का इंटरवल है कि 6 महीना वो आदमी सह रहा है, उसी तरह से हमारा ये कंपोनेंट है सेफ लाइफ में कि उसकी एक इंटरवल है, टाइम इंटरवल है कि अगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है ना, फिर भी ये कंपोनेंट हमारा इतने ईयर्स तक या इतने टाइम तक क्या करेगा, सेफ रखेगा एयरक्राफ्ट को, वो डैमेज हमारे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, लेकिन उस टाइम इंटरवल के बाद वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट क्यों लाया, इसलिए लाया कि जब तक वो हमारा इम्पैक्ट करेगा तब तक हम उसे कैच कर लेंगे, क्योंकि हर एक डैमेज, हर एक इश्यूज एयरक्राफ्ट की हम तुरंत नहीं पता चलता है, हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ना, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि वो थोड़ा विद स्टैंड भी कर सकता है, हम क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके फेल होने से पहले हम उसे कैच कर लेते हैं और उसे हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सिंपल है। तो ये डैमेज टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जोनल आ जाएगा, एंड स्टेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से हर एक एयरक्राफ्ट का लोकेशन डिफाइन कर दिया, जो भी कंपोनेंट है, इंजन का क्या लोकेशन है, टेल का क्या लोकेशन है, नोज का क्या लोकेशन है, विंग का क्या लोकेशन है, डोर का क्या लोकेशन है, लैंडिंग एयर का क्या लोकेशन है, एपीओ का क्या लोकेशन है, तो उनको इन्होंने जोन में डिफाइन किया। ठीक है, तो वो हम लोग मेजर जोन पढ़ लेंगे कि कौन कौन से जोन से, तो बहुत बेसिक है, सबको पढ़ना है। इस हमारी जो भी फोर्स हो गई, फोर्स को 5 फोर्स में डिफाइन कर दिया, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर, टॉर्सन, टेंशन। खूब स्ट्रेस भी आएगा जो क्लियर में आता है, फटीग एक साइक्लिक इफेक्ट में आता है, कोई भी कंपोनेंट जो साइक्लिक स्ट्रेस सह रहा है उसमें फटीग आ जाती है। ठीक, ड्रेन प्रोविजंस क्या है ये थोड़ा समझ लेंगे, आपको एपीयू के ड्रेन मिल जाएंगे, इंजन के ड्रेन मिल जाएंगे, हाइड्रोलिक के ड्रेन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके ड्रेन्स हैं। इंस्टॉलेशन प्रोविजंस है, वो इसमें बहुत बेसिक है, इसमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन एंड प्रोविजंस ये सब हम जानते हैं। एयरक्राफ्ट हमारा क्या है, एल्युमिनियम और कंपोजिट का पूरा बना हुआ है, जो भी उसका एक्सटर्नल बॉडी है। तो हमने क्या किया उस पे, जहाँ पे भी कंपोजिट है, जैसे विंग टिप, जनरली हम कह रहे हैं कि विंग टिप हमारा कंपोजिट है, एयरक्राफ्ट का जो टेल है हमारा वो कंपोजिट है जनरल में। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा कंपोजिट वाला फंडामेंटल है या कंपोनेंट हमने ऐसा यूज किया, उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकली लाइव बनाया। इलेक्ट्रिकल लाइव इसलिए बनाए थे कि वहां से हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, या जो भी चार्ज से डिस्चार्ज कर पाएंगे। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो वो जल जाएगा,
सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए उसको हमने इलेक्ट्रिक लाइव बनाया। लाइव बनाने के और एक दो टेक्निक्स इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं कि कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन होता है कि एल्युमिनियम का फॉइल लगा दो, ठीक है, या एल्युमिनियम की फॉइल पेंट कर दिया आपने, या एल्युमिनियम पेंट उसे हम बोलते हैं, एल्युमिनियम पेंट आपने पॉलिश कर दिया, बट वो उतना रिलायबल नहीं होता। तो एक कंपोजिट, जो भी जितने भी कंपोजिट आइटम्स होते हैं उनमें हम उनकी जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें ही वायर हम बिछा रहे होते हैं। जैसे हमारे एक नॉर्मल शर्ट हो गया, शर्ट, तो आप शर्ट में देखोगे कि उसमें क्या होते हैं, बहुत पतले पतले मेंबर्स हैं, मतलब जो उसके रेशे हैं। हमारे बाल बाल इतने थीन है, वो ऊन से बनाए गए हैं वो शर्ट। उस तरह से क्या किया जाता है, वायर्स बिछा दिया जाता है जो भी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं। तो उस पे हमारा वो इलेक्ट्रिक लाइव हो जाता है, तो वो जलेगा नहीं, ठीक है, वो चार्ज को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। बाकी हमने स्टैटिक विक्स लगा के रखे ही हैं, तो उस वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इजीली हमारा कंपोनेंट एयरक्राफ्ट का बच जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस इन्होंने डिफाइन किए। फिर बॉन्डिंग के प्रोविजंस हैं। तो हम जनरली ये देखते हैं कि जो भी एयरक्राफ्ट में बॉन्डिंग प्रोविजन है वो ये किया गया कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में किया या सेकेंडरी स्ट्रक्चर किया, टर्शियरी में नहीं किया। जनरली हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में ही करते हैं, क्योंकि जो हमारा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट है उसमें ही हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। वीक कंपोनेंट में बॉन्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि फेल हो जाएगा, जल जाएगा। फिर सेम पढ़ना है इसमें। स्किन फ्यूजलाज अभी हम लोग इस पे ही आके इसको थ्योरेटिकल में कवर करेंगे। एंड फॉर्मर, स्ट्रिंजेस, क्या लॉन्जरेंस, बल्कहेड, फ्रेम, डबलर, सिस्टर्स, टाई, बीम, बार, फ्लोर स्ट्रक्चर्स, रेनफोर्स मेथड्स, ये सब हम लोग देख लेंगे। एंटी कोरिजन प्रोटेक्शंस, विंग एम्पैनजी, इंजन्स अटैचमेंट्स, ठीक है। फिर रिपीटिंग, बोल्टिंग, बॉल्डिंग्स, ये सब देखने वाले हैं। पेंटिंग्स क्या और फिर क्रोम होता है, इन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बेसिक्स है, सब में पूछ लेते हैं। फिर एयरक्राफ्ट सिमेट्री आ गया। तो एक बेसिक सिमेट्री हम लोग समझते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। तो हमने बोला कि यहाँ पे हमारा इंजन है, यहाँ पे इंजन है, और ये हमारा टेल है, ठीक है। तो इस इंजन का टेल से डिस्टेंस क्या है, इस इंजन का टेल से डिस्टेंस क्या है, ये सिमिलर होना चाहिए, तो ही हमारी सिमेट्री मेंटेन हो रही है। अगर सिमिलर नहीं है तो सिमेट्री मेंटेन नहीं है। नोज का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ पे, ये टेल का, ये दोनों ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो सिमेट्री है। हम कह रहे हैं विंग टिप का डिस्टेंस क्या है टेल से, ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो सिमेट्री है। ऐसे सिमेट्री मेंटेन करते हैं। फिर यहाँ ये जो इंजन का इनलेट होता है, इंजन का इनलेट से ये नोज का डिस्टेंस, इंजन का इनलेट से नोज का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मीन्स हमारा क्या है, थ्रस्ट सेटिंग सही है, या थ्रस्ट जो इंस्टॉलेशन है वो सही है। वरना अगर देखो इंजन हमारा इंस्टॉलेशन सेम नहीं होगा, थ्रस्ट डायरेक्शन सेम नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर ये स्पिन का थ्रस्ट का डायरेक्शन दूसरा है, एक का थ्रस्ट का डायरेक्शन दूसरा है। तो अगर ये ग्राउंड पे है तो भी एयरक्राफ्ट इन द एयर है तो भी स्पिन कर जाएगा। तो स्पिन से बचाने के लिए क्या करेगा, वो फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेट करेगा। तो फोर्स उधर भी देना है, फोर्स उधर भी देना है, कितना दिमाग लगाएगा कैप्टन, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है। तो इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्या 100% सिमेट्री कर पाते हैं, नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बट जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग पढ़ लेंगे। B2 वाले स्टूडेंट्स भी इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूजलेस है, चाहे तो आप नहीं पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट ये बेसिक्स हैं, B1 के लिए बस है ये। इनमें से क्वेश्चन केवल B1 में पूछे जाएंगे। तो क्या है, सीलिंग एप्लीकेशंस क्या है, पायलन, कार्गो लोडिंग सिस्टम्स, एंट्री एंड एग्जिट डोर, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी डिवाइसेस, विंडोज, विंड स्क्रीन्स एंड मैकेनिज्म। जैसे विंग का स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो B2 को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि B2 का काम है विंग्स में कौन सा काम है, टेम्परेचर सेंसर होता है, फ्यूल हाई लेवल सेंसर्स होते हैं, तो उनके लिए काम कर पढ़ना ही है। तो फिर आपको फिर ये पढ़ाना ही पड़ जाता है, भले ही आपके पेपर में पूछे या ना पूछे, ठीक है। एयरबस, जो भी एयरबस पे कर रहे हो, विंग का कर रहे हो, तो आपको फिर पूरा विंग पढ़ाएंगे वो, क्योंकि आपको बताना है कि कहाँ से लाइन बिछ रही है इलेक्ट्रिकल की, कहाँ पे सेंसर्स लगे हैं। तो इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जो यासे में चीजें दी हुई हैं वो मैं किसी पे डिफाइन नहीं करता हूँ कि ये B1 को ही पढ़ना चाहिए, B2 को ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, अभी एक तरह से DGCA को जज किया जाए तो B2 के जो क्वेश्चंस आते हैं वो B2 के लायक है नहीं, ठीक है, वो B2 में नहीं पूछने चाहिए। जो B2 के सिस्टम में क्वेश्चंस आते हैं वो B1 के लिए होने चाहिए, और जो B1 में आते हैं वो B1 के लिए तो सही आ रहे हैं, बट B2 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो B2 के लिए सही नहीं आ रहे हैं। वो केवल स्ट्रक्चर, केवल सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, और B2 में सिस्टम मैटर नहीं करता। वो पूछ रहा है लैंडिंग एयर ऑपरेशन कैसे होता है, B2 को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लैंडिंग एयर का ऑपरेशन क्या है, कैसे हाइड्रोलिक ऑपरेट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन B2 में 20 क्वेश्चन हाइड्रोलिक से पूछ रहे हैं, और वही B1 में 5 क्वेश्चन भी हाइड्रोलिक से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो DGCA बहुत अजीबोगरीब तरह से क्वेश्चन से डिसाइड कर रहा है, पूरा स्टैंडर्ड उसका है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि किसको क्या पूछना चाहिए।
इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको सिंपल पूरा यासा अच्छे से पढ़ना है, कोर बुक है, अच्छे से पढ़ लो, पूरा नॉलेज हो जाएगा, एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा पूरे एयरक्राफ्ट का। स्टेबलाइजर्स स्ट्रक्चर्स देख लेना है, इसमें क्या और विंग में सिमिलरिटी है वो समझना है। कंट्रोल का जो भी स्ट्रक्चर है, बैलेंसिंग है वो समझ लेना है, कैसे फ्लटरिंग वगैरह होने लगते हैं कुछ हमारे, अगर बैलेंस नहीं होंगे तो। एलरॉन ही है, अगर उसका हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा तो फ्लटर करेगा, जब भी कैप्टन उसको ऑपरेट करेगा एलरॉन को तो वो क्या करेगा, फ्लटर करेगा। तो ये सारे चीज डायनेमिक यहाँ पे भी इन्होंने तो ये नेशनल पैनल क्या होगा, पैलेंस क्या होगा, जस्ट इंजन जिस पे अटैच्ड है, तो ये हमारा पैनल होगा, यहाँ पे इंजन अटैच करते हैं ये लोग। तो ये नेशनल पैनल है, इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना है कि कैसे कैसे अटैच्ड है। तो क्या है, हमारा जो इंजन है, इंजन से हमारा जो लोड होता है वो हमारा से माउंट चार चार माउंट होते हैं जनरली, तो 4 या 5 माउंट हो गए, तो यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ से ट्रांसफर देता है लोड विंग विंग में, वो प्राइम जो फ्रंट स्पार होता है विंग में, और जो रियर स्पार होता है विंग में, उसी से अटैच होता है। तो ये पूरा लोड ट्रांसफर कर देगा विंग स्पार में, विंग स्पार लोड को ट्रांसफर कर देगा, अब ये सबको ट्रांसफर करेगा जाएगा। ऐसे लोड क्या हो जाती है, पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक जगह लोड नहीं है, कई जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉब्लम कम हो गई। अगर अगर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो इंजन जमीन पे आ जाएगा जैसे ही लैंड होगा, ठीक है, विंग नहीं सह कर पाएगा। तो ये थोड़ा, जैसे ब्रिज बनती है तो ब्रिज में भी वही टेक्निक्स लगा रहे हैं, इसीलिए बिना पिलर के ब्रिज बना देते हैं नदी पे, ठीक है, नीचे कोई पिलर नहीं होता, ब्रिज बना दिया जाता है, तो वहां पे भी यही टेक्निक यूज कर रहे हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। एक जगह लोड नहीं रखते हैं, अगर एक जगह लोड लोड रहेगा तो ब्रिज रुक ही नहीं सकता फिर नदी में बिना पिलर के, ठीक है। तो वही एयरक्राफ्ट में भी करते हैं, वरना इतना भारी होता है इंजन। तो फायर वाली सील लगा दिए, क्योंकि इंजन हमारा बहुत ज्यादा हीट है, तो हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा जो पायलन है, पायलन स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, तो पायलन में फेलियर आएगा, स्ट्रक्चर में फेलियर आएगा। बट इससे हमने के लिए हमने एक सेफ्टी डिवाइस स्ट्रक्चरल फ्यूज लगा दिया, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्यूज आपको एमआर में भी मिल जाएगा इस सिंगल लाइन में। स्ट्रक्चरल फ्यूज का काम, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है या फिर इंजन पे बॉडी हिट हो गया या एफओडी डैमेज आएगा, तो इंजन करेगा, सिंपल है। कोई भी इंजन पे अटैक आ रहा है तो इस इंजन का पूरा अलाइनमेंट चेंज होगा, तो इंजन का जब अलाइनमेंट चेंज होगा ना, तो हमारा जो पायलट अटैच है, मान लो तो अटैच है, तो हमारा विंग स्पार भी पूरा मूवमेंट हो जाएगा, तो हमारी विंग क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, सिंपल है। तो आपने इंजन को डैमेज किया, पायलन भी डैमेज हुआ, माउंट भी डैमेज हुआ, पूरा विंग भी डैमेज हुआ। तो इससे बचने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका पायलन को मूवमेंट करा देता है, आपका स्पाइन होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है विंग का वो डैमेज नहीं होगा, बहुत कम डैमेज होगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर का क्या काम है, ठीक है, क्लियर है सबको। हेलो, आ रही है मेरी वॉइस, हेलो, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी सर। आ रही है वॉइस, हेलो, अभी आ रही है आवाज, हेलो, एक मिनट। अभी आ रही है, हेलो, अभी क्लियर है सबको।
ओके ओके ठीक है, अभी मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चरल फ्यूज पे बात कर रहे थे। स्ट्रक्चरल फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि हमारा अगर पायलन डैमेज हो रहा है या फिर इंजन का अलाइनमेंट में कोई डैमेज आती है तो हमारा जो विंग स्पार होता है ना उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा, हमारा विंग सेफ रहेगा। क्योंकि अगर हमारा एक डैमेज होगा तो पूरा स्ट्रक्चर हम डैमेज कर देंगे तो बेकार हो गया ना, फिर हमारा वो जो कॉन्सेप्ट हुआ डिजाइन का वो हमारा डिजाइन सही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम इंजन डैमेज कर रहे हैं साथ साथ में विंग भी डैमेज कर रहे हैं तो और उससे भी ज्यादा हमारा लॉस हो रहा है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या लगाया, स्ट्रक्चरल फ्यूज लगाया। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फ्यूज लगाने की वजह से हमारा उतना डैमेज नहीं होता है, हम सेफ हो रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद आ जाएंगे एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग, यहाँ तक जो स्ट्रक्चरल फ्यूज था ना ये B1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपके 10-12 भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, ये पूरा एरिया मिला के जो पूरा आपका 11.3 तक सब मॉडल है, ठीक है, ऊपर भी पूछते हैं। तो ये वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 11.4 एयर कंडीशनिंग एंड कैबिन प्रेशराइजेशन। सेम है, जो B1 के लिए पढ़ना है सेम B2 के लिए पढ़ना है। B1 में क्या है, थोड़ा सा कम पढ़ना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर कंडीशनिंग में आप पूछोगे सर कितने टॉपिक पूछेंगे, तो आपसे पूछ लेंगे 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। बट ये B2 में जाओगे तो B2 में ज्यादा पूछेंगे आपसे। B2 में 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 12 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो B2 में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट रुको। अब क्या है ना, मेरे जूनियर्स अब खाना बनाना स्टार्ट किए हैं तो अभी खड़ा बड़ा करेंगे सब तो आवाज और ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाएगी, इसलिए मैं दूसरे रूम में आ गया। तो हम लोग बात कर रहे थे इस पे एयर कंडीशनिंग पे। तो एयर कंडीशनिंग में आपके 10 to 20 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं B2 के लिए, बट B1 के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 to 5 क्वेश्चन इज एनफ, क्योंकि B2 में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए इनमें ज्यादा बनेंगे। B1 में क्वेश्चन कम आते हैं इसलिए क्वेश्चन कम बनेंगे। ठीक है, तो 4 to 5 का रेंज रहता है, B2 में ज्यादा रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन का रेंज रहता है एयर कंडीशनिंग। अब केवल एयर कंडीशनिंग नहीं, इसमें कैबिन प्रेशराइजेशन भी है, वैक्यूम भी है, और आपका साइकिल मशीन्स भी है, मीन्स ऑक्सीजन भी है, पूरा इंक्लूड करके 20 क्वेश्चन तक बन जाएगा। ठीक है, एयर सप्लाई सिस्टम में यहाँ पे दो तीन चीजें पढ़ते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एयर साइकिल और वेपर साइकिल मशीन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीटर्स। ठीक है, हीटर्स क्या होते हैं ये पूछते हैं B2 में। B1 में उतना जनरली हीटर्स के बारे में नहीं पूछा जाता है कि हीटर्स क्या होते हैं। अब हीटर्स में प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कुछ हीटर्स ऐसे हैं, जैसे रेसिप्रोकेटिंग इंजन में अगर हीटर है, ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जो जो हीटर हम यूज कर रहे हैं वहां पे हमें CO डिटेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स। क्योंकि एग्जॉस्ट वाला जो एयर होती है उसी से हम हीट लेके जाते हैं। ठीक है, और कैबिन को हीट कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है कि अगर एग्जॉस्ट लीकेज हो जाएगा तो जो हम हीट वहां से ट्रांसफर कर रहे थे एयर में, एयर साइकिल मशीन मतलब एयर साइकिल मशीन से हम एयर लेके जाएंगे, वहां से हीट करेंगे एग्जॉस्ट हॉट एरिया से और लेके जाते हैं कैबिन में। तो वहां अगर लीक हो गया तो क्या होगा, CO चला जाएगा कैबिन में, तो दिक्कत होगी। तो जो भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन हैं, ठीक है, वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि CO डिटेक्टर्स लगाने पड़ेंगे अगर कैबिन को हीट कर रहे हैं तो। बट जो ब्लीड पे काम करता है, मीन्स जैसे टरबाइन इंजन में क्या होता है, हम लोग ब्लीड ब्लीड यूज करते हैं। तो ब्लीड और फ्रेश एयर को मिलाते हैं, मतलब ब्लीड और रैम एयर उसे बोलते हैं। तो ब्लीड और रैम एयर मिक्स करके कैबिन में भेज रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल करके। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारे पास, ट्रिम एयर वॉल्व है, TAV बोल सकते हैं, ट्रिम एयर वॉल्व। ठीक है, तो ट्रिम एयर वॉल्व क्या करेगा, इसको मिक्सर भी यूनिट बोलते हैं ऐसे, मिक्सर यूनिट। एयरबस में 3 है, एयरबस 320 में और 321 में 3 लगा कर रखे हैं। एक फॉरवर्ड कैबिन में लगा कर रखा है, एक आफ्ट कैबिन में लगा कर रखा है, और एक कैबिन में। ठीक है, मतलब आफ्ट फॉरवर्ड और एक कैबिन, तो कॉकपिट में हो गया एक एकदम पीछे और एक कैबिन में, तो 3 हो गए, 3 ही लगा कर रखा है। तो ये मिक्सर यूनिट होता है, ये क्या करेगा, आपका रैम एयर और ब्लीड एयर मिक्स करेगा और टेम्परेचर कंट्रोल करके उसको कैबिन में भेजेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे CO नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कैबिन में CO डिटेक्टर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ही नहीं, कोई लीकेज का कोई इशू नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। बट रेसिप्रोकेटिंग वाले में प्रॉब्लम था,
ठीक है। या फिर ऐसे भी हीटर्स हैं जो फ्यूल हीटर्स हैं, हम क्या करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं और हीट वहां पे बनाएंगे, एग्जॉस्ट एनर्जी बनाएंगे और उसका हीट ट्रांसफर करेंगे एयर को, फिर लेके जाएंगे। तो जो फ्यूल हीटर्स हैं, एयर फ्यूल हीटर्स, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वहां पे भी सीओ लगाना पड़ जाएगा, सीओ डिटेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ये चीजें कहाँ पे दी हुई है, तो 15 मिलेगी आपको। ठीक है, तो सेम है। अभी नेक्स्ट एयर साइकिल मशीन एंड वेपर साइकिल मशीन, दो हमें मशीन पढ़ने हैं। मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही है ना सबको? हेलो, यस सर। ठीक है। यस तो हमें सर। दो मशीन बनना है। एयर साइकिल मशीन, एयर साइकिल जो मशीन है वो आपको जनरली जितने भी एरोप्लेन है सब में मिल जाएंगे। जो वेपर साइकिल मशीन है ना, वो हेलीकॉप्टर में जनरली मिलेगा, या फिर छोटे एयरक्राफ्ट जैसे जो कार इतने बड़े हैं या 3-4 पैसेंजर लेके जा रहे हैं, बस उसमें ही वेपर साइकिल मशीन मिलेगा। ठीक है, जैसे वेपर साइकिल मशीन क्या है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है वही वेपर साइकिल मशीन है। ठीक है, जैसे आपका कार का हो गया कैबिन, तो वो पूरा वेपर साइकिल मशीन पे एक्ट करता है। रेडिएटर्स वगैरह उसमें लगा कर रखे हैं, रेफ्रिजरेटर लगा कर रखे हैं, हमारा फ्री कूलेंट होता है। ठीक है, इसमें कूलेंट क्या होगा, R12 होता है, R13 ए भी है, R134 है, अल्फा ऐसे करके। ठीक है, दो कूलेंट है, अभी दो तरह के चल रहे हैं। ठीक है, एयर साइकिल मशीन हम जितने भी लार्ज एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उसमें लगा सकते हैं, बट जनरली एयर साइकिल मशीन उसमें लगाएंगे जहाँ पे हमारा क्या है, टरबाइन इंजन है। सिंपल से समझ लो, जहाँ टरबाइन इंजन है वहाँ पे एयर साइकिल मशीन होगा, क्योंकि वहाँ वहीं हम ब्लीड एयर ले सकते हैं। पिस्टन इंजन से हम ब्लीड एयर ले नहीं सकते, तो वहाँ हो ही नहीं सकता। तो सिंपल है, जहाँ टरबाइन इंजन है वहाँ पे हम एयर साइकिल मशीन हम यूज कर सकते हैं। वहां से हम ब्लीड एयर लेंगे, रैम एयर लेंगे, मिक्स करेंगे, साइकिल अब पूरा उसका मशीन है एयर साइकिल का। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे स्टेज हैं, वहां से हम रोटेट करेंगे फिर लेके जाएंगे, तो वो सब हम इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लेंगे। प्रेशराइजेशन कंट्रोल कैसे होता है कैबिन का, उसका सेफ्टी वाल्व कैसे ओपन करते हैं, क्लोज कैसे होता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारा जो कैबिन है ना वो प्रेशराइज्ड कैबिन है। अगर हमारे एयरक्राफ्ट 10,000 फीट से ऊपर जाएगा तो प्रेशराइजेशन रिक्वायर्ड है। जैसे एक बेसिक आप समझते हो कि 8 to 10 से जैसे ऊपर जाएगा, 8,000 फीट टू 10,000 फीट से बाहर निकलेगा, हमें कैबिन प्रेशराइज चाहिए, क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे वहां पे। जो हमारा ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। हम एक बेसिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, देखो टोटल प्रेशर 14.7 psi होता है ग्राउंड पे। ठीक है, बट केवल ऑक्सीजन प्रेशर की बात करो तो ऑक्सीजन प्रेशर आपका ग्राउंड पे 3.5, 3.6 या 4.5 के अराउंड होता है। मान के चल सकते हो 3 to 5 के रेंज में psi में ऑक्सीजन प्रेशर होता है, केवल ऑक्सीजन प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो 3.5 से 5 psi तक का ऑक्सीजन प्रेशर होता है। तो हमें ब्रीद करने के लिए एटलीस्ट 3 psi का प्रेशर चाहिए। अगर नहीं मिलेगा 3 psi का प्रेशर तो हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेशर भी डाउन है, क्योंकि पूरा ओवरऑल प्रेशर डाउन है, तो ऑक्सीजन प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 8,000 के अराउंड आपका प्रेशर कितना हो जाता है, 1.2 1.3 ऑक्सीजन प्रेशर होता है। तो हम इसमें ब्रीद नहीं कर सकते। ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है, कैबिन प्रेशराइज कर दो, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा टेक्निक, मतलब एक तो हो गया प्रेशराइजेशन, दूसरा टेक्निक क्या हो गया कि हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्वांटिटी बढ़ा लें। अब ऐसा हो नहीं सकता, सिंपल हो गया, ऑक्सीजन कहाँ से हम लेके आएंगे, तो ऑक्सीजन क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते कैबिन में, तो हम क्या कर सकते हैं, कैबिन को प्रेशराइज कर सकते हैं। इसलिए बस ये वाला टेक्निक हमने अपनाया, वरना कोई भी लॉजिक नहीं है कैबिन प्रेशराइज करने का। ठीक है, और कोई भी लॉजिक नहीं है कि हम कैबिन प्रेशराइज क्यों करते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है कैबिन प्रेशराइजेशन का। ठीक है, बस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ब्रीथ टाइमली या सही सेफली हम ले सकें। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि अगर हमारा कैबिन का प्रेशर, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे ना, अब ऊपर जाएंगे हम कैबिन प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारे पास ये लॉजिक हो गया। ठीक है, कैबिन प्रेशराइज करेंगे, अब स्ट्रक्चरल फेलियर वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जब इन लोगों ने ये सोचा कि हम कैबिन प्रेशराइज कर लेंगे और सेफ हमारा पैसेंजर हो जाएंगे, तो हमें स्ट्रक्चर फेलियर देखने को मिला। क्या मिल गया कि हमारा जो बाहर का प्रेशर था वो अलग था, ठीक है, P, और जो कैबिन का प्रेशर है वो अलग है। ठीक है, तो अब इन लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर मैकेनिज्म होना चाहिए। डिफरेंशियल प्रेशर मैकेनिज्म से ये होगा कि हमारा कैबिन का प्रेशर और बाहर का प्रेशर देखेंगे कि कितना डिफरेंट मेंटेन कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, फ्यूजलाज है, वो कितना डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन कर सकता है। अदरवाइज हमारा फ्यूजलाज क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, खुल जाएगा पूरा फ्यूजलाज। ठीक है, या तो हमारा फ्यूजलाज क्या हो जाएगा, डिकम्प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा पूरा। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम है, तो फ्यूजलाज क्या हो जाएगी, डिकम्प्रेस हो जाएगी, सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर बाहर प्रेशर कम हुआ, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो फ्यूजलाज बर्स्ट हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा। इससे बचने के लिए हमने डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम लगाया। तो इसी के वजह से सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी यूनिट्स कैबिन में लगा कर रखे हैं। ठीक है,
और चेक वाल्व्स, ये सब जितने भी यूनिट्स हम लोग लगा कर रखेंगे ताकि हम डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन कर सकें। तो एक जनरल मैं आपको बता देता हूँ, जो टरबाइन इंजन एरोप्लेन है, टरबाइन इंजन एरोप्लेन पे जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है वो 9 psi तक का होता है, ठीक है, 7 to 9 psi। ये आपका यासा का लाइन है, ठीक है, 7 और 15 वॉल्यूम सेकंड में मिल जाएगा। 7 to 9 psi तक का हम डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करते हैं। लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन हेलीकॉप्टर मतलब एरोप्लेन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उसमें जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर है वो 3.5 से 6 तक है। इससे ज्यादा डिफरेंशियल प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर कैबिन का फेलियर होगा, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाएगा। तो हमें ये सब सारी चीजें यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर हम कैबिन प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये वाला प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल फेलियर वाला प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। बस यही रीजन है कि हमारा जो कैबिन होता है पूरा, उसका स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, उसका इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कैबिन को लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं, अनप्रेशराइज कर रहे हैं। इसलिए आपने सीआर में पढ़ा है, सीआर सीरीज एक्स में, कि हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है वो 20,000 प्रेशराइजेशन साइकिल, ऐसे 20 लाख होता है, 20 लाख प्रेशराइजेशन साइकिल तक इसका एज है, या 20 ईयर्स तक इसका एज है, ऐसे देखने को मिलता है। बस इसलिए क्योंकि हम प्रेशराइजेशन साइकिल पे ही कैबिन का लाइफ डिसाइड करते हैं कि इतना बार ये प्रेशराइज किया जा सकता है, इतनी बार ये प्रेशराइज होगा, इसके बाद इसको इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, ओवरऑल रिक्वायर्ड है, या फेंक दो कैबिन को, हटा दो वो जहाज, अब वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कितना प्रेशराइजेशन साइकिल हो गया कैबिन का। नेक्स्ट आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट एंड एवियोनिक सिस्टम्स। तो ये सेम है जो हमें B1 के लिए पढ़ना है। तो B1 के लिए भी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ये, ना B2 के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सेम आपका जो रेंज रहता है वो 3 to 5 क्वेश्चन का रेंज है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट से। एवियोनिक सिस्टम B1 में आपका जो नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, इसको बड़ा बहुत बड़ा नहीं किया, तो बस एवियोनिक सिस्टम इन्होंने नाम दे दिया। बट जब B2 में आओगे ना तो इन सबको अलग दिया है। ये ऑटो फ्लाइट पूरा एक अलग चैप्टर है, कम्युनिकेशन पूरा एक अलग है, नेविगेशन अलग है, तीनों को सेपरेट किया है। लेकिन क्या ये तीनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है B2 के लिए? नहीं है, ठीक है। जितना B1 को पढ़ना है उतना B2 को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। नेविगेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो जितना B1 के लिए इंपॉर्टेंट रह गया उतना B2 के लिए इंपॉर्टेंट रह गया। बट अगर काम के बेसिस पे देखो तो B1 के लिए, B2 के लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ऑटो फ्लाइट। लेकिन आपसे डीजीसीए कुछ नहीं पूछता, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो डीजीसीए को B2 में पूछना चाहिए वो नहीं पूछता, जो नहीं पूछना चाहिए वही पूछता है। तो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है पूछने का, ना कुछ कह भी नहीं सकते, वो अपने दिमाग से चल रहे होते हैं, और ये अपना सिलेबस भी नहीं चेंज कर रहे होते हैं। सिलेबस तो सही है, बस क्वेश्चन सही तरीके से पूछ लें। जो जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं पूछते, कुछ भी पूछ रहे हैं पेपर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर सेम है, जितना B1 के लिए इंपॉर्टेंट है उतना B2 के लिए, थोड़ा B1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर से। तो इसलिए B1 को AWES भी फॉलो करना है इसके लिए। B2 को भी पढ़ना है AWES, ठीक है। AWES क्या है? एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये B1 को भी पढ़ना है, B2 को भी पढ़ना है। इसमें समय चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिकल वाला, बैटरी वाला, और हमारा एक चैप्टर है लाइट, लाइट का चैप्टर पढ़ लेना है। या फिर जितने हाईलाइट मैंने कर दिया वो एक बार हाईलाइटेड आपको देखना है। AWS जो भी मैंने हाईलाइट किया है बस वो हाईलाइटेड पूरा सेक्शन देख लो, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग, ये भी इयासा, अभी कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। इसका नहीं बताया था। इंस्ट्रूमेंट केवल इयासा से पढ़ना है। और प्रेशराइजेशन जो कैबिन एयर कंडीशनिंग होगा, ये इयासा और AMR, यहाँ पे इयासा और प्लस AMR में हम आएंगे। जितने भी सिस्टम के चैप्टर्स हैं वो इयासा और AMR दोनों को फॉलो करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर्स हैं ये भी इयासा और AMR, इससे ज्यादा कोई भी बुक नहीं है, ठीक है। इतना एनफ है। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनसे भी बाहर आते हैं, तो उनके लिए हमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उनके रेफरेंस जाके देख लेना है किस बुक से है, ठीक है। जैसे कि जेप्सन से आ जाते हैं तो बस जेप्सन से जाके पढ़ लेना है वही 2-3 लाइन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए कोर नहीं है। जो हमारे लिए कोर है वही बस देखना है। फिर हम आ जाएंगे फायर प्रोटेक्शन, तो यासा और AMR देखना है इस पे भी, और अलग कोई भी बुक नहीं है, सेम है, ठीक है। फ्लाइट कंट्रोल भी सेम है, यासा AMR, इसमें भी कुछ नया नहीं है। एंड फ्यूल सिस्टम यासा और AMR। अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी थ्योरेटिकल पे आने वाले हैं, तो मैं अभी जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोलिक सिस्टम यासा AMR, इसके अलावा कोई भी सिस्टम नहीं देखना है। अब हाइड्रोलिक ना कई सारे सिस्टम्स यहाँ पे दिखे हुए हैं, जैसे कि आपके A320 का भी दिया हुआ है, मतलब एयरबस का और बोइंग का पूछ लेता है। तो जैसे आप एयरबस में आओगे ना, एयरबस 320 या 321 में, तो आपके 3 हाइड्रोलिक सिस्टम मिलते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे, ठीक है। मतलब ब्लू नहीं है, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और येलो हो गया, इतना होता है, रेड नहीं होता। और बोइंग में जब आओगे तो बोइंग में 3 है, तो क्या है, लेफ्ट है,
राइट है और सेंटर है, बोइंग में ऐसे पूछता है। ठीक है, तो आपसे बस इतना डिफाइन करना होता है कि A320 में ब्लू, येलो, ग्रीन है और बोइंग में लेफ्ट, राइट और सेंटर है। ठीक है, और ये पूरा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये सब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आइस एंड रेन प्रोटेक्शन, यासा, EMR पढ़ना है और इससे ज्यादा कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, एंड लैंडिंग गियर सेम है, यासा, EMR। ठीक है, जो क्वेश्चन है B2 का मैंने बता दिया कि B2 का क्वेश्चन वही रहता है, 10-12 का रेंज है हर एक सिस्टम के चैप्टर से। ठीक है, और किसी से 20 भी पूछ लेते हैं, B2 का ये रेंज है। लाइट बता दिया, AWS और EASA, बस इतना देखना है। ऑक्सीजन, EASA, AMR। न्यूमेटिक, EASA, AMR में उतना ज्यादा न्यूमेटिक नहीं है, बहुत बेसिक है। ठीक है, मतलब EASA ही इंपॉर्टेंट है। वाटर वेस्ट, EASA और AMR देख लेना है। ऑन बोर्ड, EASA, केवल EASA। IMA, EASA और IMA की एक बुक है जो मैं हाईलाइट किया हूँ और मतलब सेपरेट PDF बनाया हूँ, बस उसको ही देखना है IMA के लिए। और IMA बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है B1 के लिए और B2 के लिए। अब IMA में क्या मोस्टली ये लोग पूछते हैं कि जैसे फर्स्ट जनरेशन, 3 तरह के जनरेशन है IMA में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन IMA में कौन एयरक्राफ्ट आते हैं, सेकंड जनरेशन में IMA में कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं, थर्ड जनरेशन में कौन से एयरक्राफ्ट आते हैं। कौन से एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो ओपन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ओपन आर्किटेक्चर पे, कौन सा क्लोज पे काम करता है, कौन सा पार्शियल आर्किटेक्चर पे काम करता है, ये सब। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप एयरबस पे काम करते हो ना, तो एयरबस के जैसे 90 व्यू 80 व्यू में आप जाओगे ना, ठीक है, तो उसमें आपके जितने भी कंप्यूटर्स है ना, आप देखोगे ऐसे रैक होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही रैक होते हैं और ऐसे रैक होंगे, ऐसे कंप्यूटर पूरे इसमें रखे पड़े हैं। बस आप क्या करते हो, बस उनका जो साइड वाला लॉकिंग होता है ना, वो हैंड फ्री होता है, मतलब हाथ से ही खुल जाता है। स्क्रू होता है छोटा सा, स्क्रू टाइप का, तो उसे खोलते हो ये पूरा कंप्यूटर बाहर निकल जाता है। सिंपल है, इतना सिंपल मतलब उन्होंने डिफाइन करके रखा है। उनके कैबिन में जाओगे 90 भी 80 में जितने भी जहाँ पे भी कंप्यूटर है, सिंपल सा वो कंप्यूटर आप निकालो, दूसरा कंप्यूटर डाल दो। मतलब B2 का काम इतना इजी देखने को मिलता है ना, कंप्यूटर ही चेंज करना है ज्यादा काम, और बाइट टेस्ट, बस इसे भी बेस्ट है। तो बहुत सिंपल काम है, कंप्यूटर आप लेके आते हो, लगा देते हो, और कनेक्टर भी नहीं लगाना है आपको कि कनेक्टर अलाइन कर रहे हो, कुछ नहीं। वो रैक ही इस तरह से बना के रखे हैं कि वो कंप्यूटर अंदर जाएगा ही नहीं अगर आपने अलाइन नहीं किया है तो। और वो जब पूरा फ्लश होगा ना अपने सरफेस पे, तो कनेक्टर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है पीछे, उसका पीछे रहता है, तो वो कनेक्ट हो गया। तो कितना सिंपल मैकेनिक्स इन्होंने डिफाइन किया। ये जो आर्किटेक्चर बेस्ड है ना, इसी आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं ओपन आर्किटेक्चर। इसने कोई भी हाउसिंग नहीं बनाई है, बस एक हाउस है, वहां पे गए, वहां पे सारे कंप्यूटर खुले रखे पड़े हैं। ठीक है, उसका कोई कवरिंग नहीं है कि अलग सा स्ट्रक्चर खोल रहे हो फिर कंप्यूटर एक बाहर आता है, उसके लिए कई सारे लॉजिक लगा के रखे, कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल रैक लगा के रखे, जैसे लग रहा है कि हम किताबें सजा रहे हैं घरों में, वैसे ही सजा के रखे हैं कंप्यूटर। ठीक है, और सिंपली बाहर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन आर्किटेक्चर। बोइंग ऐसे काम नहीं करता है, बोइंग का क्लोज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर्स को बहुत ही ज्यादा सेव कर दिया। तो उनको क्या कर दिया, इनको और ज्यादा हाउसिंग में डाल दिया। ठीक है, तो कई सारे कंपोनेंट ओपन करो या हाउसिंग पैनल खोलो, फिर वो कंप्यूटर्स बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो क्लोज्ड आर्किटेक्चर थे। तो फर्स्ट जनरेशन IMA इज द क्लोज्ड आर्किटेक्चर बेस्ट। तो फर्स्ट जनरेशन IMA में जितने भी एयरक्राफ्ट आते थे वो क्लोज्ड आर्किटेक्चर पे आते थे, उनके कंप्यूटर का एक्सेस इतना इजी नहीं होता था। सेकेंड जनरेशन जब आया ना, ये भी बोइंग ही लेके आया था, क्योंकि आप सिंपली समझते हो कि बोइंग इज द पहली मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। ठीक है, और वो 1945 1950 के अराउंड आई थी। एयरबस को अभी रिसेंटली आया, एयरबस को 40 ईयर्स 45 ईयर्स हो ही रहे हैं एयरबस को। तो एयरबस ने बोइंग से ही सब कुछ सीखा है। तो सिंपली आप समझ गए कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बोइंग ने ही लेके आया। ठीक है, IMA को। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जब बोइंग को बहुत ज्यादा इशू होने लगा, फिर हीट का प्रॉब्लम आने लगा, कंप्यूटर का एक्सेस प्रॉब्लम आने लगा, मेंटेनेंस इजी नहीं हो पा रहा था, जब इतनी सारी प्रॉब्लम आने लगी फर्स्ट जनरेशन में, तो बोइंग ने सोचा कि थोड़ा ओपन आर्किटेक्चर पे काम किया जाए, इनको थोड़ा ओपन एक्सेस दिया जाए। तो इसलिए बोइंग ने पार्शियल आर्किटेक्चर पे काम किया। ठीक है, तो इसलिए सेकंड जनरेशन में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड जनरेशन में क्या है, पार्शियल आर्किटेक्चर है, ओपन आर्किटेक्चर है, मतलब और भी सारी चीजें हैं, मतलब जो एक बेसिक से आप समझ सकते हो ना, वही वाला बस लाइन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। वरना सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जनरेशन को पहचानने के लिए, और उसी तरह से सेकेंड के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है, तीनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों के लिए पूछे जाते हैं। और कौन कौन से एयरक्राफ्ट उसमें आएंगे ये पूछे जाते हैं। थर्ड जनरेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है एयरबस। थर्ड जनरेशन एयरबस लेके आता है, और थर्ड जनरेशन जो है वो पूरी तरह से ओपन आर्किटेक्चर पे काम करता है।
और जो सेकंड जनरेशन है वो पार्शियल ओपन पे काम करता है। थर्ड जनरेशन का और एक और पहचान है कि ओपन आर्किटेक्चर हो गया। दूसरी पहचान ये हो गई कि उसमें अपेक्स सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ सिंपली एक सीरीज आ गई है एयरबस 380 वाली, जितनी भी सीरीज है वो सब थर्ड जनरेशन आईएमए पे काम करती है, और ये पूरे एयरक्राफ्ट अपेक्स सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो इसमें बहुत सारा लॉजिक है और क्या ही क्या है, अभी आगे चल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमें लॉजिक यहाँ से बस पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाएगा आईएमए, ठीक है। आईएमए हो गया। कैबिन सिस्टम, कैबिन सिस्टम सेम सेम है, जितना हमें B2 के लिए पढ़ना है उतना B1 के लिए पढ़ना है। क्वेश्चन का रेंज 1 to 2 रहता है, इससे ज्यादा इनसे रेंज नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनका भी रेंज 1 to 2 है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेक पे जाओगे ना, तो कॉकपिट में बहुत सारे मैनुअल होते हैं, वो कैप्टन के लिए है, और उनके पास FRB होती है, सॉरी EFB होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। पहले EFB नहीं होती थी। अभी आप देखोगे ना, हर एक कैप्टन के पास क्या होता है, उनका एक पर्सनल लैपटॉप होता है, या वो टैब होता है जिसे हम लोग EFB बोलते हैं। मेरी वॉइस आ रही है सबको? हेलो? यस सर, आ रही है, आ रही है। ठीक। तो जो EFB होता है ना, तो आप लोग देखोगे ना कि पहले क्या होता है ना, बड़े बड़े बैग होते थे कैप्टन के पास में, उसको EFB बैग बोलते थे, मतलब बैग्स बोलते थे। उसमें सारे मैनुअल्स उनके पास रहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो कैप्टन उन मैनुअल्स को निकालेगा और उसको प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। इमरजेंसी या फिर कोई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो उसको फॉलो करेगा और उस पर अपना एक्शन लेगा। बाद में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इनमें, क्योंकि अभी कॉपी वाला कोई भी बुक रखोगे तो उसमें ढूंढो, रेफरेंस ढूंढो, कहाँ पे मिलेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कैप्टन के लिए EFB बना दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। तो बोइंग में क्या होता है ना, वो एयरक्राफ्ट में ऐसे सेव करके सिस्टम कुछ बना के रखे हैं, बट एयरबस में ऐसा नहीं है। उनका EFB उनका टैब दे दिया गया। एयरबस में क्या है कि अभी जो हम लोग के कैप्टन आ रहे हैं 320 में, 321 में, उनके पास बस एक टैब होता है, टैबलेट, वही EFB है उनका। सारा डॉक्यूमेंट उसमें मिलता है, फ्यूल सीट, फ्लाइट प्लान, सब कुछ उसी में होता है, रूट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, MEL का, उनका FCOM, जितने भी होता है, फ्लाइट कम्युनिकेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं में होता है। अब बाकी जो हम लोग बेसिक मैनुअल्स रखते हैं फ्लाइट में, वो मैनुअल हमारे पास होते हैं, बट वो जनरली उन्हीं से काम कर लेते हैं पूरा। तो वो एक तरह से उनका EFB है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। तो इसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे कैसे उनका एक्सेस करते हैं हम लोग, और अपडेट कैसे करते हैं। अब मेंटेनेंस एक टर्मिनल भी होता है, बोइंग में होता है मैट, मेंटेनेंस एक्सेस टर्मिनल्स, ठीक है। एयरबस में उसका नाम थोड़ा अलग रख दिया है ना। तो एक्सेस ड्राइव करके कुछ रखा है, इसमें देख लेंगे चैप्टर्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपना मेंटेनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैबिन के लिए क्या कर दिया, कैबिन के लिए कैबिन क्रू को टैब दे दिया है। तो देखोगे आप एयर इंडिया वालों के पास आई थिंक उनके पास टैब होता है, हम लोग के कैबिन क्रू के पास आई थिंक टैब नहीं होता एयरबस में यहाँ पे। तो सबका अपना अपना है मैन्युफैक्चरर का कि किसको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग के पास जो एयरबस में आ रही है कैबिन क्रू, या इंडिगो में जो कैबिन क्रू है, इनके पास क्या होता है, बुक होता है, फ्री बुक, इमरजेंसी होती है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कैबिन क्रू को गाइड करने के लिए। और कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वो हैं, लग्जरी वाले हैं एरोप्लेन से, तो उनके पास कैबिन क्रू के पास टैब होता है, टैब में ही पूरी एक्सेस होती है। उनके पास फैब पैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट अटेंडेंट पैनल जो होती है उस पे जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास टैब है, टैब से ही पूरा कैबिन का एक्सेस लेकर रखे रहती है, टैब से ही पूरा कंट्रोल कर लेती है, पूरा कैबिन का टेम्परेचर, लाइटिंग, रीडिंग लाइट, सब कुछ मेंटेन कर लेती है। तो अभी जितना लग्जरी होगा उतना ज्यादा आप समझ ही सकते हो, बनाएंगे अपना उस तरह से। उसके बाद ये एंड हो जाता है। B2 का मैं आपको गाइड कर देता हूँ। B2 में अभी देखोगे सेम ही सारे टॉपिक मिलेंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो देखो अभी हम लोग जो चैप्टर्स था, थ्योरी ऑफ फ्लाइट सेम है, कुछ भी नया नहीं है, यही थ्योरी ऑफ फ्लाइट हम लोग B1 में भी देख रहे थे। स्ट्रक्चर जनरल कॉन्सेप्ट हमने बताया था B2 में होगा। उसके बाद हमारा डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोल्स पे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट तक है, एरोप्लेन वाला नहीं है, एरोप्लेन वाला केवल B1 के लिए था। ऑटो फ्लाइट मैंने आपको बताया था सेपरेट चैप्टर्स में मिलेगा, तो सेपरेट में इन्होंने दे दिया है। इसके लिए सेपरेट बुक्स भी है एक ऑटो फ्लाइट का, चाहो तो वो मेरा हाईलाइटेड पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है उससे, ठीक है। बस ये होगा थोड़ा नॉलेज ज्यादा हो जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई लॉजिक नहीं है ना, हमारा पेपर तो बन जाएगा। इस ये उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस यासा एनफ है। कम्युनिकेशन भी हमारा केवल यासा एनफ है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहते हो तो कैनेडी का बुक पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कैनेडी का बुक कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए आप पावेल की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। वो भी हाईलाइटेड में रखा हूँ, चाहो तो पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, रिकमेंड नहीं करता हूँ पेपर के लिए, क्योंकि वो सब जब पढ़ने लग जाओगे अपना तो बस नॉलेज बढ़ेगा, पेपर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे उससे, ठीक है। तो बस हमें इसीलिए बस यासा ही एनफ है। एंड इसका सर जो यासा B1 मैंने 2 का ही मेंशन, बता दीजिएगा सर। हाँ
इसमें B1 2 का भी बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर्स नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स हैं जो B1 में है ना, बस वही है, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। 13.5 सेम है, इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग, इमरजेंसी आइटम्स क्या होती हैं, सीट बेल्ट कौन कौन सी हैं, बस यही है। जैसे कैबिन क्रू के सीट बेल्ट 3 टाइप्स के होती हैं, ठीक है, 3 कनेक्टिंग्स होता है, एक 2 शोल्डर होता है, एक लैप होता है, 3 होता है। जो आपका इनका है कैप्टन का, उसमें 5 पॉइंट रहते हैं, ठीक है, उसमें 5 पॉइंट्स हैं, लेग के बिटवीन भी 1 पॉइंट होता है, तो 5 पॉइंट हो जाते हैं, लैप से हो जाते हैं 2, और एक लेग से और 2 शोल्डर, ऐसे। तो 5 कनेक्टर्स, कनेक्टिंग एक तरह से समझ लो। जो सेंट्रल बकल होता है उसमें 5 कनेक्शंस आते हैं, जो कैप्टन का होता है, बट कैबिन क्रू का 3 ही होता है। और जो जो नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए केवल लैप बेल्ट होता है, एक सिंगल बेल्ट, बस कमर पे बांधने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किन के लिए कौन सा बेल्ट यूज कर रहा है। तो इक्विपमेंट फर्निशिंग 25 ETA उसी में आता है, ATA सॉरी। फ्लाइट कंट्रोल सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, एंड लाइट वाला बता ही दिया था। OBMS, सॉरी OBMS वाला आई थिंक मिस हो गया था B1 में, ये भी B1 में है। OBMS क्या होता है, ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, ठीक है। अब जो हम लोग बाइट वगैरह कर रहे हैं ना, जो एयरबस में आ रहा है, बोइंग में आ रहा है, बाइट टेस्ट कर लिया, फॉल्ट को क्लियर कर लिया, सेफ हो गया एयरप्लेन, वो सब बाइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो सब OBMS का है। ये वाला हम लोग थियरी क्लास में भी करेंगे आज, ठीक है। एयर कंडीशनिंग एंड कैबिन प्रेशराइजेशन सेम है, एंड फायर प्रोटेक्शन सेम है, फ्यूल सिस्टम सेम है, हाइड्रोलिक सेम है, आइस एंड रेन सेम है, लैंडिंग गियर सेम ही है, उसने ऑक्सीजन भी सेम, न्यूमेटिक वैक्यूम सेम, वाटर वेस्ट सेम ही था, IMA भी है, कैबिन सिस्टम भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, ठीक है, पूरा सेम ही है, कुछ नया नहीं है, ठीक। B1.2 के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस हैं। तो जब B1.2 में आते हो, यहाँ से B1.2 में आते हो, देखो वाटर वेस्ट है, आप में 2 चीजें हटा दी, जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कैबिन सिस्टम है, ये हटा दिया है, ठीक है, तो वो चैप्टर्स नहीं देखने हैं। बाकी देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, वाटर वेस्ट, न्यूमेटिक, ऑक्सीजन, ये सेम ही है, लाइट, लैंडिंग एयर, आइस एंड रेन, हाइड्रोलिक पावर, फ्यूल सिस्टम, ठीक है, और प्राइमरी कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, फायर प्रोटेक्शन, न्यूमेटिक, इक्विपमेंट फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड एयर कंडीशनिंग, नेशनल पैनल, अब ये पूरा सेम है। तो आपने देखा क्या चेंजेस था, बस लास्ट वाले दो दो चैप्टर्स हैं लास्ट में ना, उनको हटा दिया, और कुछ भी नहीं है। आई थिंक IMA भी हटा दिया है इसमें, IMA भी हटा दिया है, बस 3 चैप्टर्स, 3 सब मॉड्यूल B1.2 में हटा दिए हैं, बाकी सेम है, पूरा वही है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। और मैं आपको बता रहा था ना कि एक PDF प्लानिंग्स लिखी हुई हैं कि कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, तो वो ये PDF है। इसमें आप आओगे ना, तो हर एक मॉड्यूल के लिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें गाइड किया है कि किस मॉड्यूल के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे यासा 11 हो गया, तो यासा 11 जैसे मैं आपको बताया मॉड्यूल 11 के लिए कि हमारा जो कोर बुक है वो हमारा यासा है और AMR में हमेशा ये बताया, और एक आपको सिंगल बुक बताया था AWS। इसके अलावा कोई भी बुक नहीं फॉलो करनी है, बाकी जो जितने PIQs हैं अच्छे से कर लेना है हमें। ये बुक पढ़ने हैं, 2 हमारे कोर बुक हैं, ये हाईलाइटेड देख लेना है और PIQ देख लेना है, इतना हो जाएगा है ना। इंपॉर्टेंट फिर भी मैं सारी बुक्स को थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दिया हूँ कि और भी क्या क्या डिफरेंट बुक है। एक और चैप्टर या केवल B1 के लिए पढ़ना होता है, वो मैं बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर। आप सोच रहे होगे कि सर सॉफ्टवेयर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है सॉफ्टवेयर चैप्टर? आपको ये सॉफ्टवेयर चैप्टर देखने को मिलेगा मॉड्यूल 5 में। तो जो मॉड्यूल 5 यासा में या माइक तुली में जो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर है, जिसमें आप पढ़ते हो कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, मतलब ABC सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन D तक है, E तक है, E से कोई फेलियर नहीं है। अगर ये सॉफ्टवेयर फेल आता है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन A वाला जो होता है वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर लेके आता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये B1 में पूछेगा, B2 में ये सब नहीं पूछता। एक ये नया चैप्टर है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें यासा में देगा नहीं वो सब, ठीक है, मॉड्यूल 5 से पढ़ना होता है। तो सेम हमने वो बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। TOF इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ फ्लाइट पढ़ना है, स्ट्रक्चर, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिकल पावर, फायर प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्लाइट कंट्रोल, आइस एंड रेन, लाइट, IMA, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। और जो मिनिमम इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग, कैबिन, इंस्ट्रूमेंट, कैबिन, फ्यूल, ऑक्सीजन, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, लैंडिंग, वाटर वेस्ट, OBMS, कैबिन, इंफॉर्मेशन, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट मीन्स आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर या फ्लाइट कंट्रोल से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है B1 के लिए, ठीक है। सेम B2 के लिए भी यही लॉजिक रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि B2 में
स्ट्रक्चर वाले कम इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिस्टम वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो B2 में मैंने मेंशन कर दिया सब मॉड्यूल यहाँ से यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, वैक्यूम, लैंडिंग एयर, फ्यूल, कैबिन, ऑक्सीजन, आइस, रेन, ये वाले चैप्टर्स, ठीक है। और ये वाले चैप्टर्स पे आपके लेस हो गए, ऑटो फ्लाइट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था इनके बारे में, ऑटो फ्लाइट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कैबिन, वाटर वेस्ट, IMA, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, बता ही दिया था कि 1 to 2 क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई रेंज नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर्स, सॉरी आपके सिस्टम्स के चैप्टर्स है। तो ये हमारा रहेगा पूरा। अभी हम लोग आएंगे ना थ्योरी क्लास में। सर इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे आप सर? हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन आपको ड्राइव से मिलेंगे, जितने भी मटेरियल है सब ड्राइव से मिल जाएंगे आपको। अभी हम लोग एक मतलब थियोरेटिकल क्लास करेंगे। अभी तो बेसिकली मैंने आपको जो भी गाइड थी मैंने वो कर दिया है। थियोरेटिकल क्लास करेंगे हम लोग फ्यूजलाज पे चलेंगे, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चरल है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 आवर्स आई थिंक हो चुका है, तो 1 आवर्स ऊपर ही हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी थियोरेटिकल क्लास नहीं करेंगे हम लोग, कुछ स्पेसिफिक क्लास करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जैसे क्लास एंड होता है तो मैं आपको फीस वगैरह की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। जो कॉलेज स्टूडेंट है ना उनके लिए फीस अलग है, ठीक है, कम रहेगा, और जो एम्प्लॉयड है उनके लिए फीस अलग है, मतलब 2 डिफरेंट फीस है। तो वो फीस मैं आपको बता दूंगा, और जैसे क्लास एंड होगा उसके बाद मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा ज्वाइन वाइन का, कैसे करना है, कब तक करना है। वैसे 26 से हमारा कंटिन्यू का प्लानिंग है, 26-27 से। फर्स्ट मॉड्यूल है बेसिक। स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थी उस पर हम लोग आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल में हम लोग आते रहे थे जनरल कंसेप्ट, ये इन्होंने बहुत बेसिक बेसिक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, फ्यूजलाज के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि नहीं, हाँ ठीक है यहाँ पे। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट में आते हैं, एक प्राइमरी हो जाता है, एक सेकेंडरी हो जाता है, एक टर्शियरी हो जाता है। प्राइमरी मीन्स वो स्ट्रक्चर्स जिसका फेलियर से हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ है, या फिर इतने सारे कोई भी टॉपिक लाई करता हो, लॉस ऑफ एयरक्राफ्ट, कैटास्ट्रोफिक फेलियर, इंजरी टू ऑक्यूपेंट्स, पावर यूनिट फेलियर, अनइंटेंशनल ऑपरेशन, इनएबिलिटी टू ऑपरेट सर्विस, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम ऐसे कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे कि हमारा इंजन माउंट हो गया, फ्यूजलाज का फ्रेम हो गया, मेन फ्लोर मेम्ब्रेन हो गया, विंग स्पार हो गया, ये सब हमारे मेन मेंबर्स में आते हैं, मतलब प्राइमरी मेंबर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी मेंबर्स कौन से हैं, एग्जांपल्स बस पूछता है, ठीक है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो। B1 एंड B2 सेम ही पूछता है ऐसे। सेकेंडरी में अब देखो, जो प्राइमरी मेंबर्स होते हैं ना उनको और भी नाम है, जैसे कि PSE भी बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, एक और नाम दे दिया है SSI, स्ट्रक्चरली सिग्निफिकेंट आइटम, ऐसे भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो दिस एलिमेंट आर स्पेसिफाइड इन सप्लीमेंट स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स। तो अब जो SSI आइटम है या PSE आइटम्स है इनको यहाँ पे डिफाइन करके रखा है इस तरह के डॉक्यूमेंट में। तो थोड़ा ये नाम भी ध्यान में रखना है कि PSE और SSI ये भी हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले ये नॉन स्ट्रक्चरल पोर्शन है, इनके फेलियर से हमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड एक्सीडिंग डिजाइन रिक्वायरमेंट्स लिख दिया। अब इसमें क्या है कि वीकनिंग विदाउट रिस्क ऑफ फेलियर सच एज डिस्टिंक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, मींस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जो फेलियर देखने को मिल रहा था उतना तरह के फेलियर हमें यहाँ पे देखने को नहीं प्रॉब्लम मिलता है। प्रोमिनेंट इसमें बता दिया, जैसे कि विंग रिब हो गया, फ्यूजलाज स्ट्रिंजर्स हो गए, एयरक्राफ्ट स्किन हो गया, इससे हमारा लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा, ठीक है। टर्शियरी के फेलियर से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लाइटली स्ट्रेस कंपोनेंट जैसे फेयरिंग हो गए, फिलेट हो गए, ब्रेकेट्स हो गए, ये सब टर्शियरी में लगा दिए एग्जांपल्स। तो जैसे एग्जांपल्स ही यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस, कई सारे स्ट्रेसेस है, जैसे टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्शन, शियर, बेंडिंग। कंप्रेशन
और टॉर्शन, ठीक है, और बेंडिंग। इसमें ना टेंशन वाला और कंप्रेशन वाला फोर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे कि बेंडिंग और टॉर्शन में टेंशन और कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सिर्फ टेंशन क्या है, इस तरह का फोर्स होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। कंप्रेशन क्या है, सेम डायरेक्शन, इस तरह का देखने को मिलेगा, अल्टरनेट, ठीक है। टॉर्शन में क्या होगा, ट्विस्ट करते हो तो एक साइड आपको टेंशन मिलता है, एक साइड आपको क्या मिलता है, कंप्रेशन मिलता है ट्विस्टिंग में। उसी तरह से बेंडिंग में है, तो बेंडिंग में देखो ऊपर वाले सरफेस पे क्या होगा, टेंशन होगा क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, और बिलो वाले सरफेस पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा क्योंकि श्रिंक हो रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन है। तो बेंडिंग फोर्स और टॉर्सन फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। यही सब बेसिक बेसिक पूछते हैं। शियर फोर्स जनरल्स है, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेट ऐसा है या कंपोनेंट है वो कट हो जाए, टूट जाए, ऐसा टूटे, तो वो शियर फोर्स में आता है। तो सिंपल सा इनको भी इन्होंने डिफाइन करके रखा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि दो हमारे सरफेसेस हैं, वो ज्वाइंट है एक बोल्ट या किसी भी यूनिट से, ठीक है, हम इसे कंबाइन करके रखें, बट ये कट जाए, ये जो हमारा बोल्ट है ये कट जाए, तो जो कट हो रहा है ना, क्योंकि दो अपोजिट फोर्स है हमारे पास, ठीक है, इसकी वजह से ये कट हो रहा है, ये टूट रहा है, तो वो हमारा शियर फोर्स है, शियर फोर्स की वजह से टूट रहा है। टो बार में जनरली शियर फोर्स होता है, ठीक है, टो बार में रहती है शियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन मेथड्स, फ्यूजलाज, ठीक है। तो अभी फ्यूजलाज में क्या था, हमारा जो प्राइमरी डिजाइन था ना वो ट्रस टाइप था। ट्रस में भी दो तरह के ट्रस थे, प्रैट ट्रस, वॉरेन ट्रस। आपको ध्यान में रखना, प्रैट और वॉरेन ट्रस आपको ना एएमआर में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जस्ट ट्रस के बारे में लिखा है। तो ट्रस वाला जो स्ट्रक्चर था, आपसे पूछा जाता है कि ट्रस जो स्ट्रक्चर टाइप फ्यूजलाज था उसमें क्या प्राइमरी मेंबर था। तो प्राइमरी मेंबर हमारे बीम थे, स्ट्रट थे, बार थे, बस इतना रहेगा, स्ट्रट बीम बार, ऐसे ध्यान में रखना है, स्ट्रट बीम बार, ठीक है, सिंपल ये याद रहेगा। और किसी भी अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करता था, यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, या फिर आप बोल रहे हो कि ये फ्रेमवर्क हो गया हमारा, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हमारा टेंशन और कंप्रेशन दोनों लोड कैरी करेगा, इतना ध्यान में रखना था। ये बेसिक बेसिक हो गया। और ये हमारा ट्रस स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा। अभी एयरबस 320 में भी ट्रस टाइप स्ट्रक्चर्स है, वो कहाँ पे है जनरली मैं आपको बता देता हूँ। जो कोन होता है एयरक्राफ्ट का, टेल होता है, मतलब जो एपीयू है, एपीयू वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो ट्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो हमारा मोनोकोक स्ट्रक्चर्स नहीं है या सेमी मोनोकोक स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो ट्रस टाइप स्ट्रक्चर्स यूज किया गया है 320 में, 321 में भी, या बाकी हाँ एपीयू इसी में होते हैं, इन्हीं में बस यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सर डायगोनल मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, वर्टिकल मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसमें देखो कि डायगोनल भी है और वर्टिकल है। तो डायगोनल और वर्टिकल मेंबर ये यूज कर रहा है, इसलिए ये वॉरेन ट्रस है। अब ट्रस टाइप स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर है, प्रैट, ठीक है, और वॉरेन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये वॉरेन है। प्रैट में डायगोनल नहीं यूज करता है, केवल वर्टिकल मेंबर्स यूज करता है जो प्रैट स्ट्रक्चर होता है। और जो वॉरेन ट्रस होता है वो आपका दोनों यूज कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल भी यूज कर रहा है, मतलब वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल भी यूज कर रहा है, और डायगोनल मेंबर्स भी, एक एडिशनल मेंबर यूज कर रहा है डायगोनल, तो वो वॉरेन ट्रस में आता है, ठीक। तो इस तरह के फ्यूजल कंस्ट्रक्शन थे। ये उतना ज्यादा एडवांटेज था नहीं, सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट के लिए, डबल सीटर एयरक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हटा दिया गया। फिर हमें समझ में आया कि दूसरा स्ट्रक्चर आना चाहिए फ्यूजलाज के लिए, बड़े एयरक्राफ्ट के लिए, तो इन्होंने मोनोकोक स्ट्रक्चर लेके आए, ठीक है। आ रही है मेरी ना आवाज, हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है सर। ठीक है। तो मोनोकोक के स्ट्रक्चर्स पे है, मोनोकोक के स्ट्रक्चर्स में आपका सिंगल सेल फ्यूजलाज देखने को मिलेगा कि पूरा जो फ्यूजलाज एक सिंगल सेल में है। अब क्या है ना, उसको कई पार्ट में, बट उसको भी हम बना रहे हैं, बट हम बस बोलते हैं कि सिंगल सेल है, जैसे ये वाला। इसमें हमने क्या लगाया, ये पूरा एक सिंगल हमारा क्या है, स्किन है, और जो हमने फॉर्मर लगा दिया, या इसको फ्रेम भी बोल सकते हैं। ये जो फ्रेम या फॉर्मर हमने लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि शेप करना है, फ्यूजलाज को शेप देना है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेम और फॉर्मर क्यों लगाया, फॉर शेप द फ्यूजलाज, ठीक है। और उसी तरह से रिब क्यों लगाया विंग में, रिब, रिब ऐसा होता है, रिब क्यों लगाया, तो ये शेप देता है विंग को, विंग को शेप देता है, इसलिए रिब लगाया है। और हमारा जो स्पार है, स्पार क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, और उसका पोजीशन एक तरह से डिसाइड करता है। स्पार नहीं होगा तो विंग नहीं हो सकता। और इस पार पे ही हमारे पूरे रिब्स क्या होती हैं, अटैचमेंट होती हैं। तो रिब्स क्या एक्चुअली प्रोवाइड करता है, शेप ऑफ द एरोफॉइल या शेप ऑफ द विंग। उसी तरह से ये जो हमारे फ्रेम और या फॉर्मर्स हैं, ये हमारे फ्यूजलाज को शेप प्रोवाइड करते हैं, सिंपल है। या हमारे स्किन के लिए अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्किन उसी पे अटैच होता है,
उसी तरह से रिब पे हमारा विंग स्किन अटैच होता है। ये सब बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो भी हमारा प्राइमरी लोड होता है मोनोकोकी में वो पूरा स्किन कैरी करता है, ठीक है, कवरिंग टू कैरी द प्राइमरी लोड। तो ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोकोकी स्ट्रक्चर में जो पूरा लोड होता है प्राइमरी लोड वो कौन सा कंपोनेंट कैरी करता है, तो हमारा स्किन, स्किन ही प्राइमरी लोड कैरी करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड स्किन एंड मे बी डिवाइडेड इनटू मोनोकोकी एंड सेमी मोनोकोकी। बाद में इसको स्ट्रेस्ड स्किन स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मोनोकोकी एक सेमी मोनोकोकी। तो मोनोकोकी हम लोग देख लिया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट हमारा क्या होते हैं, सेमी मोनोकोकी होते हैं। जैसे आज के हमारे एयरक्राफ्ट जितने भी देख रहे हैं वो सब सेमी मोनोकोकी है। अब उसमें क्या है वो थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंटेड है। 2.4 और डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है 2.5, यहाँ पे कुछ कट कर दिया, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। ये B2 का है ना, इसलिए इसमें नेक्स्ट वाला टॉपिक दिया नहीं है। देखता हूँ इसमें कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा। मोनोकोकी दिया, सेमी मोनोकोकी इसमें इन्होंने मिस कर दिया है। उसमें 15 वॉल्यूम में मिलता है, 15 वॉल्यूम 2 में मिलेगा, इसमें हटा दिया। यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हमारा मोनोकोकी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो दो टाइप में हमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक मोनोकोकी में आ गया, एक सेमी मोनोकोकी में आ गया। अब जो हमारा मोनोकोकी है उसमें हमारा चेंजेस क्या है, डिफरेंट क्या है, और सेमी मोनोकोकी में क्या है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि हमारा जो मोनोकोकी है, जिसे हम ट्रू मोनोकोकी सिंपल से बोल रहे हैं, उसमें हमारा फॉर्मर है, फ्रेम असेंबली है, बल्कहेड है, बस इतना ही है जो हमारा मोनोकोकी है। जो सेमी मोनोकोकी आता है उसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मोनोकोकी में, कि वेट के साथ हमारा जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वेट के साथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग से इन्होंने सोचा कि एक फ्यूजलाज डिजाइन करते हैं। तब इन्होंने सेमी मोनोकोकी फ्यूजलाज डिजाइन किया। वहां पे हम वेट भी मेंटेन कर पा रहे हैं, वेट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूजलाज है ना वो मोनोकोकी है, तो इसमें देखो कि फ्रेम ही है, बस फ्रेम है और बल्कहेड है। बल्कहेड क्या होगा कि असेंबली को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कि पार्टीशन है एक तरह से बल्कहेड, एक कैबिन से दूसरे कैबिन में जहाँ पे भी प्रेशराइजेशन डिफरेंट है वहां पे बल्कहेड लगा के रखा, या फिर हमारा विंग है, विंग अटैचमेंट है, वहां पे भी बल्कहेड लगा के रखा। तो एक तरह से पार्टीशन है बल्कहेड। तो बल्कहेड लगेंगे, फ्रेम देखने को मिलेंगे। जो हमारा मोनोकोकी सॉरी सेमी मोनोकोकी आएगा, इसमें हम दो एडिशनल मेंबर्स लेके आएंगे, एक को बोलेंगे लॉन्जरन, एक को बोलेंगे स्ट्रिंजर। ये आपके मोनोकोकी में देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये जो लॉन्जरन होता है ये आपको फ्यूजलाज में भी देखने को मिलेगा, विंग में भी देखने को मिलेगा, और स्ट्रिंजर भी। लॉन्जरन स्ट्रिंजर दोनों सेम ही होते हैं। लॉन्जरन क्या है, प्राइमरी ये बेंडिंग लोड भी कैरी करेगा, टेंशन लोड भी कैरी करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या चेंजेस है सेमी मोनोकोकी में, तो यहाँ पे जो भी मैंने ऐड किया है, मार्क किया है, वो बस देखना है। इट आल्सो कंटेन फ्रेम असेंबलीज बल्कहेड फॉर्मर, सेम हो गया। द स्किन इज रेनफोर्स्ड लॉन्गिट्यूडनल मेंबर कॉल्ड लॉन्जरन, इसमें एक एडिशनल मेंबर लाया। ये प्राइमरी बेंडिंग लोड को भी कैरी करते हैं, ये सिंपल इन्होंने लिख दिया, एल्युमिनियम का बना होता है। सेम स्ट्रिंजर भी इसी की तरह होता है, ये भी सेमी मोनोकोकी फ्यूजलाज में यूज करते हैं। बट स्ट्रिंजर में प्रॉफिट ये होता है कि ये लाइट होता है लॉन्जरन से, ये एडवांटेज है स्ट्रिंजर का कि लाइट होता है।
अब एयरबस 320 का मैं आपको बता देता हूँ कि जो एयरबस 320 है ना, इसमें लॉन्जरन नहीं है, इसीलिए यूज नहीं किया। लॉन्जरन क्या है ना, रिजिड होता है थोड़ा, ठीक है, और वेट ज्यादा है, स्टिफ नहीं है। जो स्ट्रिंजर होता है इसका स्टिफनेस ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और वेट कम है। स्ट्रेंथ सेम ही है, जितना लॉन्जरन का स्ट्रेंथ है उतना स्ट्रिंजर का स्ट्रेंथ है। तो इसलिए एयरबस 320 321 में क्या किया, लॉन्जरन लगाया ही नहीं है, सब स्ट्रिंजर लगा लिया है, विंग में भी और फ्यूजलेज में भी। आपको लॉन्जरन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेंजर हो गया तो हैव सम रिजिडिटी बट आर चीफली यूज्ड फॉर गिविंग शेप फॉर अटैचमेंट ऑफ स्किन। तो ये वाला लाइन आपसे पूछा जाता है कि इसमें रिजिडिटी है बट इजी टू, हमारा क्या है कि ये शेप दे पाता है एयरफॉइल को, स्किन को, और अटैचमेंट पॉइंट बनाता है, ठीक है। स्ट्रिंजर लॉन्जरन दोनों ही टेंशन और कंप्रेशन को कैरी करते हैं और बेंडिंग, फ्यूजलाज को बेंड होने से सेफ करते हैं। तो बताया कि ये दोनों ही क्या करते हैं, टेंशन एंड हमारा जो भी बेंडिंग लोड है, सॉरी टेंशन एंड कंप्रेशन, उसको कैरी करते हैं या बेंडिंग लोड कैरी करते हैं, सिंपल है। तो ये वाला दो हमारे कंपोनेंट नए आ गए सेमी मोनोकोक्यू में, इतना हमें ध्यान में रख लेना है बस, और कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं है, ठीक है। बाकी बल्केट सेम है। सेमी मोनोकोक्यू फ्यूजलाज हमारी जनरली बनेगी एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, पुराने वाले फ्यूजलाज भी वही बनेंगे। जो हमारा हाई टेम्परेचर एरिया वाला होगा वो टाइटेनियम का बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गसेट टाइप का भी कुछ आइटम पूछ लेते हैं कि गसेट टाइप क्या होता है। जहाँ पे हमारे कई सारे स्ट्रक्चरल मेंबर आके ऐड होते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ देने के लिए, जैसे कभी ये पॉइंट वीक हो सकता है, जैसे घरों में भी आप देखोगे ना, जहाँ पे दीवारें, कई सारे दीवारें आके ज्वाइंट हो रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे एरिया ज्यादा बना देते हैं या विथ ज्यादा कर देंगे, इसलिए ताकि वो स्ट्रेंथ रहे, या वहाँ पे पिलर लगा देंगे। तो क्या होगा, वो जो ज्वाइंट हमारी मजबूत होगी, सिंपल है, वही वाला लॉजिक अपनाते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया, ठीक है, प्लेट लगा दिया और रिबिटिंग या बोल्टिंग कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ज्वाइंटिंग थी कई सारे लाइंस की, वो हमारा यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, ठीक है, वीक नहीं रहेगा ये हमारा पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं गसेट यूज करना। उसी तरह से हमारा स्ट्रट भी यूज होते हैं, टाइज भी यूज होते हैं, बेसिक बेसिक जो भी चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे केमिकल इचिंग प्रोसेस क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल होता है। केमिकल इचिंग प्रोसेस में ये होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि कहीं पे हमें जो हमारा स्किन है ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां पे हमने थोड़ा विथ ज्यादा रखा। कहीं पे स्किन क्या है, हमारा स्किन का विथ है, ज्यादा नहीं चाहिए, उतना स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, तो उसको थोड़ा सा थिन रखा। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि कहीं पे हमारा स्किन ठीक है, कहीं पे हमारा स्किन थिन है, तो ये कैसे हो पाएगा, तो ये माइलिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, और हमारा इससे केमिकल इचिंग प्रोसेस इससे भी कर सकते हैं। इसको स्किनिंग बोलते हैं, ठीक है। स्किनिंग करना मतलब जो हमारी स्किन है उसका जो डायमीटर होता है वो वेरी कर सकते हैं इसके मेथड से, ठीक है। डबलर्स क्या होता है कि कहीं पे हमारा स्किन क्या होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होता है, तो हम डबल लेयर बना देते हैं, तो उसको डबलर यूज करते हैं। ये डबलर हम कंपोजिट में भी यूज करते हैं, मॉडल 6 में भी आप पढ़े होंगे डबलर के बारे में। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर जहाँ पे हम रिपेयर करते हैं वहां पे डबलर यूज कर लेते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि डबल स्किन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, और बोल्टिंग कर देते हैं, या हम उसको रिपिटिंग करेंगे, ठीक है, या हम ग्लूइंग करेंगे, इसको कुछ तो करेंगे, ठीक है। ये कंपोजिट रिपेयर में जो भी हमारे पास टेक्निक होगा स्ट्रक्चर रिपेयर का, ठीक है, जनरल रिबिटिंग करते हैं, तो वो भी हमारा डबलर ही होता है। तो लोड बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, तो उसके लिए डबलर करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब बेसिक बेसिक पूछ लेता है कि इंजन माउंट्स क्या है, तो इसने लिख दिया इंजन माउंट्स ऑफ एन इंजन फॉर एग्जांपल फ्रॉम बेसिक फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग इंजन ट्रांसमिटिंग द लोड इम्पोज्ड बाय द इंजन टू द पायलट एंड एयरक्राफ्ट टू द स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको बताया कि इंजन माउंट क्या होता है, सपोर्ट करता है इंजन को, ठीक है, और इंजन से लोड को पायलन पे ट्रांसफर करता है, और पायलन से हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर पे चला जाता है। तो वही सेम लाइन है। हमारा माउंट क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, वो लाइन इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माउंट कैसे होते हैं, तो आपके दो तरह के माउंट्स हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में टू माउंट्स टू सपोर्ट फॉरवर्ड एंड अ सिंगल माउंट एट रियर एंड। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है B1 में। क्लियर है सबको?
सर क्लास एक में बार कर फीस का लेंगे। डिस्कस कर दीजिए सर। मैं आपको अभी ओवरऑल पूरा डिस्क्रिप्टिव बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं फीस डिस्कस कर लेता हूँ और क्लास के बारे में बता देता हूँ कि बहुत टाइम हो गया है अभी। और उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं बाइट पे, वो बाइट के बारे में मैं बता के क्लास बंद करूंगा। मतलब 10 to 20 मिनट्स और आपके बस चाहिए, 10 मिनट्स चाहिए बस आपके। देखिए, दो तरह के फीस है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जो कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए फीस हमारा इतना है, 1 मिनट, उनके लिए फीस 2310 है। जो एम्प्लॉयड है उनके लिए फीस 2700 है, ठीक है। बट इसमें मैंने डिस्काउंट रखा है। जो कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो 26, हाँ 26 दिसंबर, 26 दिसंबर मीन्स 2 दिन तक आप ज्वाइन हो जाते हो, 2 दिन तक, तो आपको ना 1910 ही देना रहेगा, ठीक है। और जो भी एम्प्लॉयड है उनके लिए भी मैंने कम करा है, तो उनके लिए 2370 तक ही देना रहेगा, ठीक है, अगर 2 डेज में आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। बाकी जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा वो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, जैसे हम लोग क्लास ओवर कर लेंगे तो। और फीस वाले डिटेल भी मैं भेज दूंगा, ताकि आपको इसमें भूलो ना कि आपको कितना पे करना है, चाहे कितना भी आपको फीस देना रहेगा। सेम फीस है ये, हमारे 3-4 सेशन से जब से मैं कर रहा हूँ अभी सिस्टम का, तो सेम फीस है। मैंने इस बार भी कोई फीस मतलब बढ़ाई उड़ाई नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंक्रीज नहीं करा है, तो सेम फीस है। एक्चुअली मैं फीस थोड़ा कम की हूँ इस बार। अच्छा सर, जो आप गूगल ड्राइव बता रहे हो तो सर वो तो आजकल सभी के पास है गूगल ड्राइव। नहीं, देखो, जो ड्राइव मेरा है, क्लास का ड्राइव अलग रखते हैं हम लोग, ठीक है। जो मेरा हाईलाइटेड पीडीएफ है या जो मार्क्ड है, ठीक है, और जो क्वेश्चन मार्क्ड है, वो पीडीएफ मेरा सेपरेट है। वो पीडीएफ नहीं है, जैसे जो क्लास में मैं मार्क कर रहा हूँ, जो हर एक पर्टिकुलर सिस्टम है या सब मॉड्यूल्स हैं, आपको जाके पढ़ने हैं अलग अलग चैप्टर से, वो ड्राइव नहीं सबके पास है, वो बस क्लास स्टूडेंट के पास है। बाकी जो बेसिक ड्राइव है वो सबके पास है, जिसमें सारे मटेरियल है, सबके पास एक्सेस है, ठीक है। जो क्लास वाले ड्राइव है वो मैं आपको दूंगा बाद में, ठीक है, क्लास में। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है, मैं सबके लिए अलग अलग डिफाइन करके रखा हूँ क्लास के लिए, वो मैं शेयर नहीं करता, तो बस उस क्लास ड्राइव में तो स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन भेज देता आंसर हूँ। भी होंगे सर सभी टॉपिक्स के। हाँ, सभी टॉपिक्स नहीं, सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, आपको जो मैंने हाईलाइट किया है बस वही पढ़ना है। वो मैं आपको बता दूंगा, जेप्सन का टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना रहेगा आपको, चैप्टर वाइज जो है, उसको मैंने मार्क किया है क्या क्या पढ़ना है जेप्सन के टेक्स्ट बुक में। ये आपका 11 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जितने भी रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये मेरा पर्सनल है, ये मैं किसी से शेयर नहीं करता। जितने भी रेड वाले दिख रहे हैं, 12 का, 7 का, 10 का, 11 का, 15 का, 17 का, ये बिल्कुल मैं शेयर कर नहीं करता। जो 11 का मटेरियल है वो सेम 13 का मटेरियल है, ठीक है, तो बस 11 लिखा हूँ। तो इसमें जो सॉल्व वाले सेक्शन है वो तो केवल B1 के हैं, 13 के सॉल्व वाले वो आपको कॉमन ड्राइव में भी मिल जाएंगे। हाईलाइटेड बुक ये पूरा वही है, जो बी हमें 13 के लिए पढ़ना है वही B1 के लिए पढ़ना है, ठीक है। रेफरेंस वाला अलग से मैंने रख दिया है कि आप पढ़ सकते हो, जितने भी पेजेस के आपको डाउट होते हैं ना, सारे डाउट सारे रेफरेंस मैंने अलग से कट करके रख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ही बार आप पढ़ोगे, सारे रेफरेंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो भागना नहीं रहेगा 10 ग्रुप में रेफरेंस के लिए। रतन मौर्य के भी कुछ हाईलाइटेड है, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आप बस कोर बुक अपना यासा एमआर ये सब कवर करके जाते हो, तो आपको किसी का भी हाईलाइटेड नोट्स, पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कभी रिकमेंड नहीं करता कोई भी नोट्स या शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। जस्ट आप कोर बुक पे जाओ, प्रीवियस शेयर करो, आपके पेपर फाइनल हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। इवन सोचो, अभी जो लिमिटेशन वाले पेपर्स हैं, काफी लोग हैं, 13 में भी कई लोगों के लिमिटेशन थे, उनके भी पेपर मैंने क्लियर करवाए हैं। और B1 में भी लिमिटेशन थे, उनके भी पेपर क्लियर करवाए हैं। अब उनको बस मैंने यही गाइड किया, क्योंकि उनके पेपर्स भी नहीं मिलते लिमिटेशन वाले के, ठीक है, तो उन लोगों के पेपर्स भी नहीं मिलते, तो मैंने क्या गाइड किया, लिमिटेशंस में बस सिलेबस देखा और सिलेबस देख के बताया कि आप ये चैप्टर्स पढ़ के जाओ, बाकी जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो पढ़ लो, आपका पेपर बन जाएगा। पेपर बन गया, कोई इशू नहीं हुआ, लिमिटेशन में कोई पेपर भी नहीं लिखता। हम लोग थोड़ा आएंगे ऑन बोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, वो मैं आपको समझा देता हूँ, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पे मैं ऐसे बता देता हूँ वो वाला टॉपिक। OBMS, ठीक है, वो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है, क्योंकि देखो B1 का काम, B2 का काम केवल इसी से है, OBMS है, इसलिए OBMS बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है। बाकी तो वो
काम करते करते समझ ही आ जाता है क्या है क्या नहीं है ना। सब मॉडलिटी जितने भी ट्रांजिट आप साइन करोगे ना कैटे में, कैटे होल्डर होके या B1 होल्डर होके, सब आपके इसी पे निकल जाते हैं मोस्टली, आपके सारे काम उसी पे निकल। एयरबस जैसे एयरक्राफ्ट पे रहोगे साइन करोगे, खास करके एयरबस का यही एडवांटेज है कि आप एमईएल में भेज सकते हो एयरक्राफ्ट। बोइंग वगैरह एयरक्राफ्ट में उतने सारे, जितना मुझे पता है या मेरे सीनियर लोग जितना बोलते हैं, उतना ईजी नहीं है बोइंग एयरबस के कंपेरिजन में। एयरबस को एमईएल पे भेज सकते हो, 10 ml डाल दो, 20 ml डाल दो, कोई इशू नहीं होता एयरबस में, आराम से उड़ता रहेगा आसमान में। बोइंग नहीं उड़ सकता एमईएल के साथ, और उसमें फॉल्ट आते ही नहीं है जनरली, उसमें ये एडवांटेज है कि बोइंग में उतने फॉल्ट आते ही नहीं है जितना एयरबस में आता है। बट एयरबस में आता है तो सोल्यूशन है बहुत सारे। ठीक है, तो ओबीएमएस सिस्टम है जिसको बोलते हैं ऑनबोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम। ये हमारे एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एयरक्राफ्ट में देख रहे हो, चाहे एयरबस देख रहे हैं, चाहे हम बोइंग की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों में ना बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब इतने सारे कंप्यूटर हैं, जैसे कि सेम लाइक हमारा जो मोबाइल हो गया, तो हमारा मोबाइल है ना, तो हमारे मोबाइल को रन करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेसर सिस्टम है, एक ही प्रोसेसर सिस्टम है, वही प्रोसेसर सिस्टम मोबाइल के हर एक सॉफ्टवेयर को रन करा रहा है। ठीक है, सेम हमारे एयरक्राफ्ट में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो सारे कंप्यूटर्स को रन कराने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, वो हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मान लो कोई भी प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो गया, तो फिर वो वाला हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, और उससे जो भी चीजें ऑपरेट हो रही होंगी वो ऑपरेट नहीं होगा। जैसे लैंडिंग गियर हम कह रहे हैं कि हमारे लैंडिंग गियर में हमारे पास क्या होता है, LGCIU यूनिट होता है, LGCIU, लैंडिंग गियर कंप्यूटर इंटरफेस यूनिट। ठीक है, ये एयरबस में होता है। तो LGCIU जो भी यूनिट है, ये दो होते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये यूनिट फेल हो गया, ये प्रोसेसर सिस्टम फेल हो गया, तो हमारा क्या होगा, लैंडिंग गियर ओपन ही नहीं होगा। तो क्या करेगा कैप्टन, फ्री फॉल करा देगा। ठीक है, अब वो कॉकपिट में होता है ग्रेविटी फॉल वाला, वो ओपन कर देगा अपना हैंडल, तो वो फ्री फॉल हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ भेज थोड़ी सकते हैं। अगर हमें पता है कि LGCIU फेल है, तो एक का एमईएल चला जाएगा, मतलब हमारे पास दो होते हैं एयरबस में, एक का एमईएल भेज देंगे, एक में फॉल्ट है तो एक को हम क्या करेंगे, एमईएल भेज देंगे कि ठीक है LGCI1 का फॉल्ट है, भेज दिया एमईएल पे। बट दोनों में फॉल्ट आ गया तो कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या हमने बाइट टेस्ट किया, बाइट टेस्ट करने के बाद भी हमारा कंप्यूटर क्लियर नहीं होता, उसके मालवेयर नहीं जाते हैं, उसमें वायरस नहीं मरते हैं, मरेगा तभी सही होगा कंप्यूटर, वायरस ही आते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर में, तो अगर वायरस नहीं जाते हैं, नहीं सही होता है प्रोसेसर, तो क्या होगा, हमें कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा एयरक्राफ्ट हो जाएगा ग्राउंड, नहीं जा सकता, क्योंकि फ्री फॉल के बेस पे हम एयरक्राफ्ट क्लियर नहीं कर सकते। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा LGCI यूनिट सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है, या LGCI यूनिट हमारा खराब हो गया? इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा एलिवेटर कंट्रोल हो गया, एलिवेटर हो गया, एलरॉन हो गए, फ्लैप हो गए, सिंपल। तो जो एलरॉन एलिवेटर कंट्रोल है एयरबस में, उसको बोलते हैं इलैक, एलिवेटर एलरॉन कंट्रोल कंप्यूटर। तो मान लो इस हमारे पास इलैक 1 है, इलैक 2 है, दो इलैक होते हैं। ठीक है, अब ये दो इलैक हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, ये दोनों ही कंप्यूटर्स हमारे एलरॉन एलिवेटर का कंट्रोल पूरा देखते हैं। अगर इनमें फॉल्ट आ गया तो फिर एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर फेल हो गए, तो हमारा एलरॉन एलिवेटर एक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सब इलेक्ट्रॉनिक पे ही बेस्ड है हमारे। भले वो देखो कंट्रोल्ड बाई, देखो हमारे पास क्या है, जैसे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचो कि सर उसमें हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिक से ही ऑपरेट होगा, बट कंट्रोल्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये चीज हमें समझ लेना है। जो हमारे आज का एयरक्राफ्ट है ना, मोस्टली वो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ऐसे सिंपल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, ऑपरेटेड हाइड्रोलिक है। ठीक है, ऑपरेटेड बाई हाइड्रोलिक या ऑपरेटेड बाई मैकेनिकल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑपरेटेड बाई हाइड्रोलिक, जितने भी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है एयरबस में, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक है। तो कंट्रोल तो इलेक्ट्रॉनिक से ही करेंगे, सिग्नल तो इलेक्ट्रॉनिक ही जाएगा, तब जाकर हाइड्रोलिक ऑपरेट होगा, मोटर ऑपरेट होगा, उसका इस जैक स्क्रू ऑपरेट होगा, और फ्लैप हमारा बाहर आएगा, या हमारा एलरॉन डाउन होगा, या फ्लैप डाउन होगा। ठीक है, तभी आएगा। तो अगर हमारा कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है, तो वो हाइड्रोलिक चल के क्या ही करेगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नल तो जा नहीं रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इलैक 1 इलैक 2 का फॉल्ट आ गया, तो हमारा एलिवेटर एलरॉन फेल हो गया, हमारा एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, नोगो हो गया, वो बैठा रहेगा जब तक हम कंप्यूटर नहीं हम रिप्लेस करेंगे। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर हमारे खराब हो गए हैं? इसी कंप्यूटर के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास OBMS सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट में, OBMS सिस्टम।
अब ओबीएमएस सिस्टम में आपको बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं सीएमएस सिस्टम, सेंट्रल मेंटेनेंस सिस्टम। सेंट्रल मेंटेनेंस सिस्टम को बोलते हैं सीएमसी, सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर। इसके दो पार्ट होते हैं, दो कंप्यूटर, सीएमसी 1, सीएमसी 2, ठीक है। सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर 1, सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर 2। अब अगर ये होता है कि एक कंप्यूटर फेल हो गया तो दूसरा कंप्यूटर हमारा से रहेगा, स्टैंड बाय में हमेशा लेके चलते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे भी है। अब आप सोचोगे सर ये सीएमसी 1 सीएमसी 2 का काम क्या है। ये काम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है एक बाइट यूनिट, ये बहुत चालाक यूनिट है, ठीक है, बाइट। इन दोनों का एक्सेस इनके पास होता है, ठीक है। अब ये बाइट क्या करता है, ये जो सीएमसी कंप्यूटर्स होती हैं, मतलब ये जो हमारा सीएमएस सिस्टम है, सीएमसी 1 एंड सीएमसी 2, सीएमसी 1 एंड सीएमसी 2, कोई एक स्टैंड बाई होगा, कोई एक एक्टिव होगा। जैसे एयरक्राफ्ट पावर डाउन पावर अप करते हो, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल स्विच ऑफ था, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो ये अपना सिस्टम टेस्ट करता है। हमारा कंप्यूटर हो गया, जैसे आप ऑन करते हो तो वो क्या होता है, सिस्टम टेस्ट करता है, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो उस पर ट्रबल शूट के मैसेज आ जाते हैं। वैसे हमारा एयरक्राफ्ट है, जैसे ही आपको पावर इन करोगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं पावर अप करना, तो जैसे आप पावर अप करोगे तो हमारा जो सीएमसी होता है वो एक्टिवेट होता है। सबसे पहले यही एक्टिवेट होगा, सीएमसी, सेंट्रल मेंटेनेंस कंप्यूटर। अब वो क्या करेगा, बाइट को ऑपरेट करेगा, इनिशिएट करता है, इसको बोलते हैं इनिशिएशन, इनिशियलाइजिंग द बाइट। अब ना एयरबस पे जितने भी देखोगे ना, तो एयरबस के इकैम पे और जितने भी 4 डिस्प्लेज हैं, एनडीपीएफडी, उन सब पे लिख के आता है बाइट टेस्ट इन प्रोग्रेस इन 30 सेकेंड, ऐसे लिख के आएगा, या 60 सेकेंड। तो वो क्या कर रहा होता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइट को इनिशिएट करता है और बाइट हमारा टेस्ट करता है हर एक कंप्यूटर का। अब एयरक्राफ्ट में जितने कंप्यूटर हैं, 100 से ज्यादा कंप्यूटर हैं, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हैं सबका टेस्ट कर लेगा बाइट, उसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट करना। तो बाइट क्या बता, उसी टाइम पे अगर कोई फॉल्ट होगा बाइट तुरंत आपको दिखा देगा इकैम पेज पे या इकैम के लोअर पेज पे, जिसको हम लोग एयरबस में एसडी बोलते हैं, सिस्टम डिस्प्ले। बोइंग में हम लोग उसको पीएफ, आपको एमएफडी बोलते हैं, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। बट एयरबस में जो जिस पे हमारा फॉल्ट आता है, हिस्ट्री देखते हैं, उसको हम लोग एसडी पेज बोलते हैं, सिस्टम डिस्प्ले। तो या हम सिंपल बोलते हैं इकैम का दूसरा पेज, इकैम का लोअर पेज, ठीक है। तो उसको उस पे हमारा क्या होगा, फॉल्ट बाइट दिखा देगा कि ये फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट है, इंजीनियर जो भी होगा वो अपना अपना एक्सेस करेगा, उस वाले कंप्यूटर में जाएगा, बाइट एक्सेस करेगा, बाइट से फिर रिटेस्ट करेगा, या उसके लिए जो भी एक्शन परफॉर्म्ड होगा, एनियल प्रोसीजर दिया होगा वो एक्शन करेगा, सीबी आउट करके देख लेगा। फॉल्ट चला गया तो बढ़िया है, भेज देगा एयरक्राफ्ट, नहीं गया तो रहेगा जमीन पे, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है काम। तो बाइट हमारा एक तरह से यूनिट क्या हो गया कि सेल्फ टेस्ट मैकेनिज्म है, ये पूरे एयरक्राफ्ट को सेल्फ टेस्ट करता है। अब आप सोचोगे कब तक करेगा, ये पूरी ऑन फ्लाइट करेगा, ऑन द ग्राउंड करेगा, ऑन इन द फ्लाइट भी करेगा। मतलब एयर में होगा तो भी ये बाइट टेस्ट ऑपरेटर रहेगा, इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड भी रहेगा, ठीक है। मतलब ये बाइट कंटिन्यूअस ऑपरेटर रहता है, ये किसी भी टाइम नहीं होता। तो इसीलिए अगर माइक्रो सेकंड में भी अगर इसको पता चल रहा है कोई फॉल्ट आ रहा है, तो बाइट आपको क्या करेगा, ठीक है। अगर माइक्रो सेकंड में फॉल्ट आ रहे हैं तो वो देगा कि ये चीज फेलियर हो गया, कैप्टन को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, कैप्टन के पास भी अपने प्रोसीजर होते हैं, अगर वो फॉलो कर लिया, चला गया फॉल्ट तो बढ़िया है, नहीं आया तो फिर ग्राउंड पे लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब बाइट और ये जो CMC1 एंड CMC2 को एक्सेस जो करना होता है, इसके लिए बता देता हूँ, आप जनरली देखोगे एयरबस में या किसी भी बोइंग के डिस्प्ले पे या पेडेस्ट्रल पे आपने देखा होगा, ठीक है। इनको एक्सेस करने के लिए, ये जो दोनों कंप्यूटर हैं इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है MCDU। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये हमारा होता है MCDU, इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट, MCDU, मल्टी फंक्शन कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। पहले इसको CDU बोलते थे एक जनरल भाषा में, CDU कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। अब इसको MCDU बोलते हैं, मल्टी फंक्शन कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। अब ये MCDU का एक्सेस CMC से होता है, CMC1। तो 2 CMC होते हैं एयरबस में, जैसे एयरबस का अगर आपको देखोगे तो एयरबस में 2 CMC हैं, तो 2 CMC है तो 2 MFD हैं, ऐसे ही, सॉरी MCDU में, एक यहाँ पे होता है एयरबस का पेडेस्टल देखना आप, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो 2 होगा, यहाँ पे MCDU1 MCDU2, FO के लिए, कैप्टन के लिए। तो एक CMC1 के लिए, एक CMC2 के लिए। अब इसी से पूरा एक्सेस है, मतलब जितना भी आपको बाइट टेस्ट करना है, सेल्फ टेस्ट करना है, या बाइट टेस्ट आप कर रहे हो, आप मैनुअली बाइट टेस्ट कर रहे हो, कोई फॉल्ट हिस्ट्री निकाल रहे हो, फ्लाइट प्लान उसमें फिल कर रहे हो, कैप्टन फ्यूल डेटा फिल कर रहा है, जितने काम होते हैं फ्लाइट के सारे काम इसी से होते हैं, MCDU से। और ये पूरा एक्सेस होता है CMC के पास में कि क्या क्या कैप्टन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और आप कौन से टेस्ट कर रहे हो, किस सिस्टम में फेलियर आ रहा है, वो सब यहाँ से आता है, ठीक है। और हम CMC को एक्सेस इसी से करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि CMC को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो MCDU से CMC को एक्सेस होता है।
और जो बाइट होता है, क्या बाइट के पास प्रिंटर का एक्सेस होता है? तो होता है। तो इसलिए ये इन्होंने यहाँ पे फिगर बना दिया कि बाइट के पास प्रिंटर का भी एक्सेस होता है, कि जो भी फॉल्ट होता है ना उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्री फ्लाइट रिपोर्ट या पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक पूरा डायग्राम बना के रख दिया उसको समझने के लिए। देखो ये CMC1 हो गया, ये CMC2 हो गया, कंप्यूटर हो गया, यही हमारा पूरा बाइट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो ये बाइट सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। अब इससे हमारा प्रिंटर भी ऑपरेट होगा, MCDU भी ऑपरेट होंगे, ATSU का भी हमारा एक्सेस है, डेटा लोडर का भी एक्सेस है, मतलब पूरा जो डेटा हम लोग अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उनका भी एक्सेस हमारा CMC से रहता है। प्रिंटर का भी एक्सेस है। ATSU क्या है? ATSU क्या होता है? एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें थोड़ा बहुत, मतलब अभी एम्स वाला जब सिस्टम पढ़ाएंगे आपको तो बता देंगे ये क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास चल रहा है आकाश, ये इसी का पार्ट है ATSU का, एयरबस में आकाश सिस्टम। आकाश सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिससे एयरक्राफ्ट बिना कैप्टन कम्युनिकेट किए ग्राउंड पे मैसेज भेज सकते हैं। मोबाइल व्हाट्सएप से तो भेजेगा नहीं नीचे, ठीक है, या मोबाइल से तो कंप्यूटर बताएगा नहीं कि सर देखो ये फॉल्ट आई है और ये प्रॉब्लम है हमको। तो इसलिए आकाश सिस्टम बनाया गया कि कैप्टन बिना बोले, या अगर मान लो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, बाहर नीचे आवाज सुनाई नहीं दे रही है किसी को, तो क्या कर सकता है? कैप्टन ग्राउंड पे मैसेज भेज सकता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग ऐसे आराम से ड्यूटी पे गए हुए हैं तो पता चलता है आकाश आ गया है, तो मेल पे आ जाता है MCC से कि आकाश आया है, तो वो आकाश मैसेज कैप्टन फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आकाश मैसेज भेजते हैं MCC को, मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर को, जो किसी भी जो भी एयरलाइन होती है पर्टिकुलर। अब वो एयरलाइन वाले उस बेस पे भेज देते हैं कि देखो सर ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर वाला फ्लाइट आ रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम है, कैप्टन ने आकाश भेजा है। तो वो मेंटेनेंस टीम पहले से रेडी रहती है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी फ्लाइट डिले नहीं होनी चाहिए, तो पहले ही हम रेडी रहेंगे। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो आकाश बहुत ही एडवांटेज है आज के टाइम पे डिले और ऑन परफॉर्मेंस या OTP एक तरह से एयरलाइन की बचाने में, ठीक है। क्रू की फ्यूल, क्रू का जो डेटा होता है, उनको कितना फ्लाइंग आवर फ्लाई किया, कितना पे करना पड़ेगा, वो सारी डेटा भी आकाश रेडी करके रखता है। चॉक्स ऑफ चॉक्स ऑन टाइम, जिसके बेसिस पे कैप्टन को पे किया जाता है, वो सारी डेटा भी आकाश से मेंटेन होती है। तो ये आकाश एक बहुत अच्छा सिस्टम है आज के टाइम पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखेंगे। बाकी आपको मैं रात तक, मतलब आज नाइट तक 12 o'clock तक मैं डेटा भेज दूंगा ज्वाइनिंग का, और फीस का भी डेटा, मतलब इनरोलमेंट का और फीस वाला डिटेल भेज दूंगा। आप लोग जैसे जैसे ज्वाइन कर लोगे, हम लोग विदिन 2 days में क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। तो उस समय जैसे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको शेड्यूल वगैरह भेज दूंगा कि कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। बाकी जो वाला डेमो वाला ग्रुप है ना, उसमें मैं डेटा भेजूंगा, ठीक। बाय, गुड नाइट एंड ठीक थैंक है यू सब सर, लोगों गुड को नाइट, कि आपने थैंक इतना यू। टाइम दिया, क्योंकि इतना इतने रात में भी आप लोगों को तो डेडिकेशन अच्छा है, ठीक है। बाय बाय।